जैसे ही उसकी आंखें खुलती हैं, वो झटके से उठने की कोशिश करता है, ये समझने के लिए कि वो कहाँ है। उसके मन में सवाल उठता है, कौन सा नर्क इतना जाना पहचाना लग रहा है। अभी वो अपने नए जीवन को समझ भी नहीं पाया था कि तभी एक नौकरानी उस पर पानी फेंक देती है और गुस्से में कहती है, जल्दी साफ हो जा, तुम्हें किसी के साथ जाना है। वो पलटकर उसे घूरता है, लेकिन अगले ही पल मोटी नौकरानी उसे जोर से थप्पड़ मारती है। कहती है, ऐसी सड़ी नजरों से मुझे मत देख। पानी में झिलमिलाते अपने प्रतिबिंब को देखकर एस को एहसास होता है, शायद यही थप्पड़ उसे होश में लाया है। तभी धीरे धीरे सच्चाई उसके दिमाग में उतरती है, वो पुनर्जन्म ले चुका है। पिछले जीवन में वो कूपर परिवार का एक शैडो था, परिवार की सबसे क्रूर ट्रेनिंग में से गुजरा हुआ। शैडोज वो लोग थे जो परिवार के सारे गंदे और छिपे काम करते थे। बदले में परिवार उन्हें अमीरी और शान का वादा करता था। लेकिन एस यानी सॉल कूपर, जो परिवार का नाजायज बेटा था, हमेशा अपने भाग्य को बदलना चाहता था। दूसरों की बदसलूकी झेलते हुए भी उसने हार नहीं मानी। बिना किसी टैलेंट के पैदा हुआ सॉल दिन रात ट्रेनिंग करता रहा। परिवार ने उसे कभी नहीं अपनाया, पर उसने खुद ही उनके लिए लड़ना शुरू कर दिया। दुश्मनों को मारना, उनके सबूत मिटाना, जो भी कहा गया सब कुछ किया। कई जीतों के बाद उसे लगा कि अब परिवार उसे पुरस्कृत करेगा, लेकिन किस्मत कुछ और ही चाहती थी। उसे धोखा दिया गया। पीछे मुड़कर देखने पर शायद उसे पहले ही शक करना चाहिए था। तभी उसे पता चला कि शैडो ओथ नाम की एक शैतानी ब्लड मैजिक से वो पहले ही बांध दिया गया था। उसके सारे बढ़ते हुए स्ट्रेंथ और स्किल्स उसके मास्टर में ट्रांसफर होते रहते थे, और उसके मास्टर को जो भी चोट लगती वो दर्द सॉल को सहना पड़ता। जो कुछ भी उसे दिया गया था वो सिर्फ एक बेट था। गुस्से और नफरत से भरे सॉल ने आखिरी बार अपनी पूरी ताकत झोंक दी और अपने मास्टर पर वार कर दिया। उसी पल उसने समझ लिया कि ब्लड मैजिक को उलटने का रहस्य क्या है, और मरने से पहले उसने अपनी सारी छिनी हुई ताकत वापस खींच ली। अब नए जीवन में उसने तय किया वो वही गलती दोबारा नहीं करेगा। लेकिन जैसे ही सोचता है, उसका पेट भूख से कराह उठता है। उसकी नजर एक चूहे पर पड़ती है और बिना झिझक वो उसे खा जाता है, क्योंकि पिछले जीवन में उसे चूहे का मांस इंसान के मांस से ज्यादा स्वादिष्ट लगता था। अचानक कदमों की आवाज आती है। दो युवा लड़के अंदर आते हैं और कहते हैं कि मास्टर एलन उसे बुला रहे हैं। जैसे ही वे उसे पकड़ने की कोशिश करते हैं, एस समझ जाता है यही वो पल है जब पिछले जीवन में उसे शैडो बनने के लिए चुना गया था। लेकिन उसके वे सारे यादें मिट चुकी हैं। शायद यही वह क्षण था जब ब्लड कर्स डाला गया था। बिना सोचे वो एक लड़के के हाथ को काट लेता है और खुद को छुड़ा लेता है। गुस्से में वे दोनों हमला करने की कोशिश करते हैं, लेकिन उसी पल एस की यादें चमक उठती हैं। पिछले जीवन की सोर्ड्समैनशिप ट्रेनिंग, पल भर में वो एक लड़के का हाथ काट देता है। दूसरा लड़का डर के मारे पेशाब कर देता है, हैरान कि 3 साल का बच्चा ऐसे लड़ सकता है। एस की आंखों में एक शैतानी मुस्कान उभरती है। अब उसकी बदले की घड़ी शुरू हो चुकी थी। अब बात करते हैं शैडो ओथ की। यह एक पुरानी ब्लड मैजिक थी, जिसमें मास्टर बस थोड़ा सा खून देता था और लक्ष्य उसकी परछाई बन जाता था। वो शैडो अपने मालिक को नुकसान नहीं पहुंचा सकता था और मालिक की चोटें उसी को झेलनी पड़ती थीं। लेकिन उसका सारा विकास, सारी ताकत ओथ मास्टर के पास चली जाती थी। इसकी क्रूरता देखकर एम्पायर ने 100 साल पहले ही इसके सारे ग्रिमवार्स नष्ट करने का आदेश दे दिया था। वो 2 नौकर जो एस को लाने गए थे, अब खुद एलन कूपर से थप्पड़ खा रहे थे। सिर्फ 8 साल की उम्र में ही एलन कूपर परिवार का अगला उत्तराधिकारी था। वो आदमी जो एस से हारा था, घुटनों पर झुककर माफी मांगता है। एलन गुस्से में एस के पास जाता है, कहता है, हिम्मत है इस बच्चे में, मेरे आदमियों को पीट दिया। जवाब में एस चुप रहता है। एलन आदेश देता है, इसे डंजन में डाल दो। लेकिन इससे पहले कि सिपाही आगे बढ़े, एलन की माँ हेरा कूपर बीच में आ जाती है। वो नरमी से कहती है, यही बच्चा तो हमेशा अकेला रहा है, इसका ऐसा व्यवहार स्वाभाविक है। फिर धीरे से जोड़ती है, अभी जरूरत सजा की नहीं, ओथ टेकिंग सेरेमोनी की तैयारी की है। हीरा उसके पास झुककर एलन को याद दिलाती है, याद है ना मैंने पहले क्या कहा था। एलन थोड़ा हिल गया था, लेकिन अब भी सोच रहा था कि उसकी माँ ने एस को उसका शैडो बनने के लिए क्यों चुना। उसके मन में जलन थी। वो इंतजार नहीं कर सकता था उस पल का जब वो इस बच्चे को पूरी तरह बर्बाद कर सकेगा। वो अपनी माँ की ओर मुस्कुराता है और हेरा कमरे से निकल जाती है। नौकरों को आदेश देती है, एक साउंड प्रूफिंग स्पेल डालो और किसी को अंदर आने मत देना। जैसे ही हेरा चली जाती है, एलन एक कप में पानी भरता है और मुस्कुराते हुए टोस्ट उठाता है, अब तुम सब कूपर परिवार की शैडो आर्मी का हिस्सा बनने जा रहे हो। बच्चे उत्साह में चिल्लाते हैं, हम अपना पूरा जीवन परिवार को समर्पित करते हैं। लेकिन छोटे एस को सच्चाई पता थी। सभी बच्चे पानी पीते हैं और अगले ही पल जमीन पर गिर पड़ते हैं। एलन हंसते हुए चाकू उठाता है, ताना मारता है,
कितने मूर्ख हो तुम सब, ड्रग्ड वाटर और होली वाटर में फर्क तक नहीं समझ पाए। फिर वो अपनी उंगली काटता है और कुछ बूंदें खून की गिराता है। शैडो ओथ शुरू हो जाता है। उसे अपने भीतर जादू की शक्ति महसूस होती है। वो खुद को जीनियस कहकर मुस्कुराता है। माँ को ये जरूर बताना होगा, वो सोचता है, लेकिन तभी उसे महसूस होता है उसके पैर हिल नहीं रहे। डर से उसका दिल तेज धड़कने लगता है। क्या ये शैडो ओथ का साइड इफेक्ट है? वो घबराकर सोचता है। पसीने से भीगा एलन अपनी माँ को पुकारने लगता है, पर तभी एक आवाज गूंजती है। अब माँ के पीछे छिपने की कोशिश कर रहा है। एलन पलटकर देखता है और याद करता है कि साउंड प्रूफ स्पेल डाला गया था। कोई उसकी आवाज नहीं सुन सकता। आंसू उसकी आंखों में भर आते हैं। वो धीरे धीरे घूमता है। सामने एस खड़ा है, हाथ में तलवार ली। एलन का चेहरा सफेद पड़ जाता है। वो समझ जाता है एस सॉल कूपर, लेकिन उसे समझ नहीं आता कि एस को शैडो ओथ के बारे में कैसे पता चला। एस मुस्कुराकर कहता है, मुझे बहुत कुछ पता है। अगर मैं शैडो ओथ को उलट दूं तो तुम्हारी हालत कैसी होगी एलन? इतना कहकर एस तलवार जमीन में गाड़ देता है। उसी पल एलन के दिल में दर्द उठता है। वो तड़पने लगता है। रुको, तुम क्या कर रहे हो? वो चिल्लाता है। एस ठंडे स्वर में जवाब देता है, पिछले जीवन में मैंने सब कुछ वापस पाने के लिए अपनी जान दी थी। इस बार बस बदला चुका रहा हूँ। तभी कमरे में एलन की दर्द भरी चीख गूंज उठती है। साउंड प्रूफ स्पेल टूट चुका था। बाहर हीरा और नौकर डर जाते हैं। हीरा तुरंत समझ जाती है ये आवाज एलन की है। वो दौड़कर कमरे में जाती है। उसे बिस्तर पर बैठा पाती है, चेहरा पीला और आंखें खाली। बटलर कहता है, यंग मास्टर ठीक हैं, बस जादू ज्यादा इस्तेमाल करने से थक गए हैं। साउंड बैरियर इसलिए टूटी क्योंकि एक नौकर ध्यान भटका बैठा। हीरा सिर हिलाकर कहती है, उस नौकर की लाश कुत्तों को खिला देना। बटलर झुककर जी मैडम कहता है, फिर धीरे से जोड़ता है, यंग मास्टर थोड़ा नर्वस लग रहे हैं। उनकी उम्र के हिसाब से ये बहुत भारी जादू है। हेरा सुनती है, पर एलन बस एक बिंदु को घूरता रहता है, जैसे कोई याद उसके दिमाग में अटक गई हो। तभी हेरा उसका माथा छूकर मुस्कुराती है। शैडोज की चिंता मत करो बेटा, ये जंगल का नियम है। कमजोर हमेशा मजबूत की सेवा में रहते हैं। एलन उसकी ओर देखता है, होठों पर एक बुरा सा मुस्कान, और मैं कूपर परिवार का भावी मुखिया हूँ। कमजोरों को मेरे लिए अपनी जान देनी ही चाहिए। उसकी बात सुनकर हीरा पहले तो हैरान होती है, फिर हंस देती है। तुम वाकई मेरे बेटे हो एलन, वो कहती है। अगर तुम्हें कुछ चाहिए बस बताना, मैं तुम्हारे लिए कुछ भी करूंगी। दोनों गले लगते हैं। एलन मुस्कुराता है, आप दुनिया की सबसे अच्छी माँ हैं। वहीं दूसरी ओर खिड़की के पास एस खड़ा उन्हें देख रहा होता है। होठों पर एक ठंडी मुस्कान उभरती है। सच में प्यारी जोड़ी है, माँ और बेटा। बस अफसोस ये है कि अब एलन कूपर मेरा शैडो बन चुका है। अपने पिछले जीवन में परिवार के लिए लड़ते हुए उसने ब्लड मैजिक की एक किताब पाई थी, जिसमें लिखा था एक और शैडो ओथ। उसने वह किताब खुशी खुशी परिवार के मुखिया को सौंप दी थी, ये जाने बिना कि वह खुद पहले से ही उसके असर में था। उसने उससे पहले उस किताब का गहराई से अध्ययन किया था और अपने पिछले जीवन के अनुभवों के साथ अपनी सारी जानकारी मिला दी थी। अब उसने अपने हाथ की पट्टी उतारी और बुदबुदाया, बस एक बूंद खून, इतना काफी होगा ओथ तोड़ने के लिए। अब उसकी और एलन की रिश्ता हमेशा के लिए बदलने वाला था, लेकिन फिलहाल वो सिर्फ 3 साल का था, बहुत कमजोर, लड़ाई के काबिल नहीं। उसने समझ लिया कि उसे मजबूत बनना होगा, और उसकी ताकत की पहली मंजिल थी फ्लेमिंग माउंटेन। वो पर्वत कूपर परिवार का सबसे क्रूर टेस्टिंग ग्राउंड था, जहां सबसे शक्तिशाली शैडोज को चुना जाता था। जैसे प्रोमीथियस ने इंसानों के लिए आग चुराई थी और हर दिन एक बाज की चोंचों से तड़पता था, वैसे ही बच्चों को इस जलते हुए पहाड़ पर फेंक दिया जाता था। उन्हें जिंदा रहना होता था, जबकि ईगल्स उनका मांस नोचते रहते। मर जाने पर भी उन्हें हार मानने की इजाजत नहीं थी। केवल वही पहला शैडो जो पर्वत की चोटी तक पहुंच जाता, उसे मिलता था ग्रिफिन्स ब्लेसिंग, एक अमर शरीर जो किसी भी दर्द से टूटता नहीं। जल्द ही बच्चे ट्रेनिंग ग्राउंड में पहुंचे। वॉकर, जो शैडो ट्रेनर था, उनकी ओर देखकर बोला, तुम्हारे पास सिर्फ 3 दिन है। लक्ष्य आसान है, इस पर्वत की चोटी तक जिंदा पहुंचना। कैसे पहुंचना है ये तुम्हारे ऊपर है, लेकिन अगर हार मान ली तो 3 दिन बाद फांसी मिलेगी। इनोस ने सीटी बजाई और सारे बच्चे आग की तरह पहाड़ की ओर दौड़ पड़े। कोच ने आखिरी लड़के को धीरे धीरे चढ़ते देखा और कहा, वो एस कूपर है, वही हरामी जिसने कल यंग मास्टर को नाराज किया था। एस पत्थरों की खुरदरी सतह पकड़कर चढ़ता जा रहा था। आदमी हंस पड़ा, देखो उसे, नंगे हाथों से चढ़ रहा है, आधे रास्ते में गिरेगा और मरेगा। इनोस भी हंसा, साला बेवकूफ। उसके सहायक ने पूछा, क्या हमें उसकी लाश अभी ले आनी चाहिए? आदमी ने मुस्कुराते हुए कहा, नहीं, इससे अच्छा खेल है मेरे पास। उसने अपनी घड़ी की ओर इशारा किया, अब वक्त आ गया है। अचानक पर्वत की चोटी पर एक विशाल शैडो दिखाई दिया। बच्चे डर से जम गए। वो क्या है, कोई ईगल? तभी ग्रिफिन आगे बढ़ा
और बच्चे दहशत में चिल्ला उठे। वो कोई बाज नहीं बल्कि एक मॉन्स्टर था। एस ऊपर पहुंच चुका था, चारों ओर बिखरी लाशें और बीच में खड़ा वो विशाल ग्रिफिन। वह एक छोटे बच्चे का शव अपने जबड़ों में दबाकर चबा रहा था। आंखों में भूख चमक रही थी। एनोस ने अपनी पीठ से धनुष निकाला। कल इस बच्चे ने यंग मास्टर को नाराज किया था, अब ग्रिफिन उसे खत्म करेगा। उसने निशाना साधा और तीर छोड़ा। तीर ग्रिफिन के सिर से कुछ सेंटीमीटर दूर से गुजरा। ग्रिफिन गरजा, कौन है जिसने मुझ पर हमला करने की हिम्मत की? तभी एस पूरी तरह चट्टान पर चढ़ चुका था। ग्रिफिन ने समझा वही हमलावर है और उस पर झपटा। मर जा मूर्ख! लेकिन एस मुस्कुराया, ये बात मैं भी कह सकता हूँ। वो उछलकर उसके हमले से बच गया। वो इस परीक्षा से पहले भी गुजर चुका था। उसे पता था ग्रिफिन्स ब्लेसिंग पाने का एक ही रास्ता है। वो ग्रिफिन की पीठ पर कूदा और तलवार खींचकर उसका सिर निशाना बनाया। मुस्कुराते हुए बोला, बस तुझे वश में करना है। वो ग्रिफिन एक एस रैंक मॉन्स्टर था, डेंजर लेवल 4 स्टार, फ्लेम माउंटेन पर जन्मा। कहा जाता था इंसानी दिमाग खाने के बाद उसने साइकिक कम्युनिकेशन की शक्ति पाली थी। कूपर परिवार ने उससे सौदा किया था। बदले में खाना देकर उसे शैडोज की परीक्षा लेने का हक दिया गया। जो उसके ब्लेसिंग पाता उसे इंडिस्ट्रक्टिबल बॉडी मिलता। ग्रिफिन को सोना और रत्न बेहद पसंद थे और उसका एक बच्चा भी था। एस ने अपनी तलवार की नोक ग्रिफिन के सिर में भोंक दी। उसे पता था कि यह जीव जिद्दी और इंसान जितना बुद्धिमान है। अगर वो इसे पूरी तरह नहीं हराएगा तो इसे वश में करना असंभव है। वार करने के बाद एस पीछे हट गया, दूरी बढ़ाई, फिर दोबारा उसकी ओर लपका। उसे एहसास था इस बार पूरी ताकत झोंकनी होगी। उसने कई बार तलवार घुमाई पर ग्रिफिन हर बार बच निकला। फिर ग्रिफिन ने अपनी विशाल चोंच खोली और एक जबरदस्त ऊर्जा छोड़ी, जैसे कोई टॉर्नेडो। एस का हल्का सा शरीर उस हवा से उड़कर सीधे खाई के किनारे जा अटका। वो खुद को गिरता हुआ महसूस करने लगा और डर के मारे चीख पड़ा। लेकिन किस्मत से उसने समय रहते किनारे को पकड़ लिया। ऊपर चढ़ते हुए उसने खुद को याद दिलाया कि वो अब 3 साल का है, 30 का नहीं। एस को एहसास हुआ कि उसकी पिछली जिंदगी की स्वॉर्ड स्किल्स अब किसी काम की नहीं होंगी। ग्रिफिन उसे पास आने से पहले ही खत्म कर देगा। लेकिन एस जानता था अब भी ग्रिफिन को हराने का एक तरीका है। उसे बस उस केव तक पहुंचना था। उसने ऊपर देखा जहां ऊंची चट्टान पर केव का एंट्रेंस था और ग्रिफिन फिर से एनर्जी जमा कर रहा था। ग्रिफिन ने हवा का एक शक्तिशाली स्ट्रीम छोड़ा और एस तुरंत साइड में भागा। अब उसे समझ आ गया कि ग्रिफिन पावरफुल विंड मैजिक का इस्तेमाल करता है। हर बार जब वो अपने मुंह से हवा छोड़ता उसकी पावर एक लेवल बढ़ जाती, लेवल 10 तक। एस समझ गया कि अगर ग्रिफिन अपनी पूरी ताकत तक पहुंच गया तो 100 वॉरियर्स जैसे वो भी उसे नहीं रोक पाएंगे। ग्रिफिन के हमलों को डॉज करते हुए अचानक एस के दिमाग में एक आइडिया आया। उसने खुद को रोका और फिर उछल पड़ा। अगर मैं इससे छिप नहीं सकता तो क्यों न इसका इस्तेमाल करके केव तक पहुंचा जाए। एस ने अपनी सोर्ड निकाली खुद को डिफेंड करने के लिए और ग्रिफिन ने फिर से विंड ब्लास्ट छोड़ा। तेज झोंके ने उसे उड़ा दिया। वो चीख उठा, लेकिन उसने अपने हाथों में बहती एनर्जी महसूस की। नुकसान कम करने के लिए एस ने तुरंत शैडो ओथ की पावर इस्तेमाल की, एलन से ताकत खींचने के लिए। उसी वक्त एलन, जो आराम से चाय पी रहा था, अचानक कब गिरा बैठा। उसका सर्वेंट घबराकर चिल्लाया, मास्टर! लेकिन उधर एस ने केव तक पहुंच बना ली थी। उसने तुरंत अंदर दौड़ लगाई, मन ही मन सोचते हुए कि वो कामयाब हो गया है, अब बस जल्दी करनी है। ग्रिफिन केव के एंट्रेंस तक पहुंचा और अंदर से आती फुटस्टेप्स सुनी। वो गुस्से में गरजता हुआ एस के पीछे दौड़ा, लेकिन केव के अंत में पहुंचकर उसने जो देखा उससे वो ठिठक गया। एस उसकी संतान को सोर्ड से धमका रहा था। ग्रिफिन ने दहाड़ लगाई और अपने बच्चे को पुकारा। एस जानता था कि कुछ ही लोग जानते हैं, ऐसे शक्तिशाली जीवों के बच्चे टूटे हुए पंखों के साथ पैदा होते हैं और उड़ नहीं सकते। ग्रिफिन ने पूछा, तू मेरे बच्चे के साथ क्या करने वाला है? एस ने उसे शांत किया, चिंता मत करो, मैं तुम्हारे बच्चे को नुकसान नहीं पहुंचाऊंगा, बल्कि मैं इसके पंख ठीक कर सकता हूं ताकि ये फिर से उड़ सके। ग्रिफिन चौंक गया, उसकी दिलचस्पी बढ़ी। तब एस ने कहा, बस एक शर्त है। उधर ट्रेनर इनोस वॉकर और उसका असिस्टेंट पहाड़ की चोटी की ओर जा रहे थे। उन्होंने देखा कि एस अब वहां नहीं है। दोनों ने चर्चा की कि शायद ग्रिफिन ने एस को खा लिया है। इनोस बोला, हमें यंग मास्टर एलन को रिपोर्ट करनी चाहिए, इनाम मिलेगा। उसका असिस्टेंट भी सहमत हुआ। तभी अचानक एस उनके पीछे से प्रकट हुआ, ग्रिफिन की सवारी करते हुए। दोनों डर के मारे पलटे और एस ने हाथ बांधकर मुस्कुराते हुए कहा, अब बस तुम्हें निराश करके नरक भेजना बाकी है, जहां तुम मेरा इंतजार करोगे। एनोस ने चीख कर कहा, एस ये कैसे? लेकिन ग्रिफिन पहले ही हमला करने की तैयारी कर चुका था। इनोस और उसका साथी डर कर भागे, चिल्लाते हुए, इम्पॉसिबल! कुछ मिनटों बाद जब उनमें से एक की लाश जमीन पर थी, ग्रिफिन ने कहा, मैंने अपना हिस्सा पूरा किया, अब तेरी बारी है। एस ने गहरी सांस ली और कहा,
ठीक है, उसने ग्रिफिन से कहा कि उसे उत्तर दिशा के पहाड़ों में स्थित डंजन तक ले चले। ग्रिफिन ने एस को उड़ाकर पत्थरों की उस भूमि तक पहुंचाया जहां एक विशाल दरवाजा था। ग्रिफिन बोला, जैसा तय हुआ तू पर्सियस की तलवार लाएगा और मुझे मेडूसा का खून दिलाएगा जो हर बीमारी का इलाज कर सकता है। एस मुस्कुराया, कोई दिक्कत नहीं, लेकिन अंदर ही अंदर सोच रहा था उसका असली मकसद न तलवार है न ग्रिफिन की मदद, बल्कि उस डंजन को नष्ट करना है। ग्रिफिन ने दरवाजे खोले और एस ने भीतर झांका। अंधेरे में धीरे धीरे रोशनी घुसी और सामने आई गॉर्गन मेडूसा की मूर्ति 3 स्टैच्यूज के साथ। ग्रिफिन ने एक स्टैच्यू पर हमला किया, लेकिन हैरानी से देखा कि वो पीछे हट गई। उसने जितना नुकसान पहुंचाया, मूर्ति उतनी ही धीरे धीरे खुद को फिर से जोड़ लेती। एस ने गौर किया, उन तीनों स्टैच्यूज में 5 अंग नहीं हैं। जैसे मिथोलॉजी की ग्रे सिस्टर्स के पास केवल एक शेयर्ड आई और एक शेयर्ड टूथ होती थी। क्योंकि मेडूसा और उसकी बहनें सी डीटीज की बेटियां थीं, उनके पास सी वाटर को कंट्रोल करने की शक्ति थी, इसलिए वे भागने लगी। ग्रिफिन गरज कर बोला, भागने से कुछ नहीं होगा। एस, कुछ सोच, सोर्ड कैसे ढूंढे? एस ने कहा, मैं खोज ही रहा हूं। ग्रिफिन ने चेताया, अगर यही चलता रहा तो ये जगह कोलैप्स हो जाएगी। तभी एस की नजर दीवार पर खुदे रून्स पर पड़ी। उसे अचानक एक ख्याल आया, क्या वो इस सीक्रेट रेल्म को गिराकर सब कुछ यहीं दफन कर सकता है और फिर उस सीक्रेट टनल से निकल सकता है जो उसने पिछली जिंदगी में खोजी थी? लेकिन शायद वो विनाश भी काफी न हो। एस ने कहा, इन रून्स में लिखा है, ऊपर वाली आय निकाल दो तभी ये हमला रोकेंगी। ग्रिफिन ने आंख निकाली और तुरंत स्टैच्यू पानी में बदल गई। एस बोला, इन रून्स में बताया गया है कि पर्सियस ने मेडूसा का ठिकाना तभी पाया था जब उसने ग्रे सिस्टर्स की आई चुरा ली थी। वही उनकी कमजोरी थी। ग्रिफिन ने पूछा, और वो सोर्ड या वो ब्लड जो मेरे बच्चे को ठीक कर सकता है? एस ने सोर्ड की ओर इशारा किया। पर्सियस ने इसी तलवार से मेडूसा का सिर काटा था। तब 2 तरह का खून बहा, रेड और ग्रीन। रेड ब्लड जहर की तरह है जो हर जीवित आत्मा को मार देता है, और ग्रीन ब्लड हर बीमारी को ठीक कर देता है। लेकिन ये सब लेजेंड्स हैं। एस ने आगे कहा, इस सीक्रेट रेल्म में एक और रहस्य है। पर्सियस की सोर्ड का प्रकट होना मेडूसा के रिवाइवल का संकेत है। जैसे ही मेडूसा की स्टैच्यू एक्टिवेटेड हुई, एस समझ गया, अब जाने का समय है। ये स्टैच्यू तब तक नहीं रुकेगी जब तक उसे पर्सियस की सोर्ड से बिहेड न किया जाए। उसने इधर उधर देखा, ग्रिफिन कहीं नहीं दिख रहा था। फिर उसने देखा वो चट्टान के पीछे छिपा हुआ है। ग्रिफिन बोला, ये मेरे बस की नहीं, बाकी तू देख ले, मुझे मरने का कोई शौक नहीं। एस चौंक गया जब उसने देखा कि ग्रिफिन अपना आकार छोटा कर सकता है। सौभाग्य से एस इस सीक्रेट रेल्म से पहले गुजर चुका था, इसलिए उसके पास विकल्प थे। उसे नाइट्स ऑफ द राउंड टेबल की शील्ड चाहिए थी, जिसकी रिफ्लेक्शन से वो मेडूसा की आंखों में सीधे देखने के खतरे को घटा सके और पत्थर बनने से बच सके। वो शील्ड मेडूसा की गेज अटैक को भी रोक सकती थी। लेकिन जब मेडूसा ने अपनी नजर छोड़ी, एस को एहसास हुआ कि शील्ड काफी नहीं है। सीक्रेट एग्जिट भी अब पूरी तरह नष्ट हो चुका था। उसकी करंट टैलेंट रैंक के हिसाब से वो पर्सियस की सोर्ड को वील्ड नहीं कर सकता था। फिर भी एस ने हार नहीं मानी। अगर मैंने कोशिश नहीं की तो आज मर जाऊंगा। उसने पूरी ताकत से सोर्ड की ओर हाथ बढ़ाया और हैरानी से देखा कि वो आसानी से उठ गई। तलवार हल्की लगी, बहुत हल्की, क्योंकि उसकी टैलेंट रैंक बहुत कम थी। तभी एलन की ताने मारती आवाज उसके दिमाग में गूंजी, डी रैंक जैसे तू होली सोर्ड को छूने के लायक भी नहीं। एस को वो दिन याद आया जब उसे क्रॉस पर बांधा गया था। एलन ने उसकी माँ से पूछा था, क्या ये अभी भी होश में है? उसकी माँ ने ठंडी आवाज में कहा था, एक सिंपल एमनीजिया स्पेल से सब खत्म हो जाएगा। एस को याद आया एलन ने कैसे उसकी सोर्ड्समैनशिप टैलेंट छीन ली थी। ग्रिफिन हैरान होकर देख रहा था। एस ने बंधन तोड़ दिए थे, बिल्कुल बिना किसी चोट के। एस को अब साफ याद आने लगा, उसकी पिछली जिंदगी में उसकी सोर्ड टैलेंट शायद एस रैंक या उससे भी ऊंची थी। लेकिन मेट्रियार्क ने फॉरबिडन मैजिक से वो टैलेंट एलन को दे दी थी और उसकी यादें मिटा दी थी। अब सब कुछ और दिलचस्प हो गया था। एलन हो या पूरा परिवार, एस ने कसम खाई कि वो बदला जरूर लेगा। ग्रिफिन ने एस के चेहरे पर बदलती नजरों को देखा और डर गया। जब वो भागने की कोशिश करने लगा, एस ने पुकारा, ग्रिफिन। ग्रिफिन कांप गया। मैं एस रैंक मॉन्स्टर होकर भी इस बच्चे से डर क्यों रहा हूँ? एस ने ठंडे स्वर में कहा, तेरा सिर मेटल का बना है क्या? ग्रिफिन समझ गया, एस शुरू से ही उसे सीक्रेट रेल्म को नष्ट करने के लिए इस्तेमाल करना चाहता था। लेकिन क्योंकि एस उसके बच्चे को ठीक कर सकता था, उसने उसे माफ कर दिया। रेल्म से बाहर निकलते ही ग्रिफिन ने एस को आशीर्वाद दिया, तेरा शरीर अब कभी घायल नहीं होगा, चाहे कोई भी हमला क्यों न करे। एस ने महसूस किया कि उसका शरीर मजबूत हो रहा है। उसकी छोटी चोटें अपने आप ठीक हो रही हैं। अब उसे अपनी चोटें एलन पर ट्रांसफर करने की जरूरत नहीं थी। वो बोझ जो उसे मेट्रियार्च की निगाह में शक के घेरे में डाल सकता था। एस जानता है कि उसे अभी अपने एस रैंक सोर्ड टैलेंट को छुपा कर रखना होगा, वरना अनचाहा ट्रबल उसके सिर पर टूट पड़ेगा। वो ग्रिफिन को एक पोशन देता है और कहता है कि इसे अपने बच्चे को दे ताकि उसके विंग्स ठीक हो जाएं। जब ग्रिफिन अपने बच्चे को पोषण देता है और उसे उड़ते हुए देखता है तो उसकी आंखों में खुशी चमक उठती है। लेकिन एस उसे याद दिलाता है कि अब जब बच्चा उड़ सकता है
अगर उसने एडल्टहुड से पहले किसी मास्टर को एक्सेप्ट नहीं किया तो वो हमेशा के लिए एक माइंडलेस बर्ड बनकर रह जाएगा। ग्रिफिन समझ नहीं पाता और पूछता है, तुम्हारा मतलब क्या है? एस हल्की मुस्कान के साथ कहता है, मैं बस एक अजनबी की तरह तुम्हें फ्रेंडली सलाह दे रहा हूँ। आखिरकार तुम भी तो तभी स्ट्रांग बने जब तुमने एक मास्टर को एक्सेप्ट किया था। ग्रिफिन को उसकी बात चुभती है। उसे याद आता है, अगर उसका पुराना मास्टर रोज उसे ह्यूमन ब्रेन्स नहीं खिलाता तो शायद वो कभी अवेकन ही न करता। लेकिन वो मास्टर तो 100 साल पहले मर चुका था। अब वो सोचता है, इतनी रूथलेस इंसान फिर कहाँ मिलेगा। तभी ग्रिफिन कहता है, तुम मेरे बच्चे को अपना पेट मॉन्स्टर बना लो। उसे लगता है कि एस जैसी बुद्धिमत्ता और स्किल वाला लड़का शायद एक दिन ब्लेड से भी आगे निकल जाए। एस मुस्कुराता है, बेट लग चुका था। वो कहता है, ठीक है, मैं इस बच्चे को एक्सेप्ट कर लूंगा, लेकिन एक डील के साथ। वो मांगता है ब्लेड कूपर के बारे में ग्रिफिन जितनी भी जानकारी जानता है और वो प्रेशियस की जो कूपर परिवार की सीक्रेट जगह खोलती है जहां सोर्ड स्पिरिट ब्लेड की पूजा होती है। उधर मेट्रियार्क अपने गुस्से में हाउसकीपर पर चिल्लाती है क्योंकि वो अब तक एलन के बेहोश होने का कारण नहीं जान पाया। वो पूछती है कि ये स्थिति और कब तक चलेगी। हाउसकीपर धीरे से कहता है, मैडम, यंग मास्टर के पास शैडो ओथ की प्रोटेक्शन है और वो हमेशा जल्दी रिकवर हो जाते हैं। लिटिल शैडोज उनकी चोटें अब्सॉर्ब कर लेते हैं और उनकी स्ट्रेंथ वापस भर देते हैं। मेट्रियार्क उसकी बात मानने लगती है, पर उसके दिल में अब भी शक बाकी है। कहीं ये सब शैडो ओथ सेरेमोनी के बाद तो नहीं शुरू हुआ? क्या कोई इसके पीछे है? तभी हाउसकीपर एक और खबर देता है। वो बताता है कि सैल कूपर ने कॉम्पिटेंस टेस्ट में फर्स्ट प्लेस हासिल किया है, जैसा कि उम्मीद थी। और उससे भी बड़ा झटका, एस ने ग्रिफिन का इस्तेमाल करके अंकल और नेफ्यू वॉकर दोनों को खत्म कर दिया और ग्रिफिन के बच्चे को अपना पेट मॉन्स्टर बना लिया। मेट्रियार्च की आंखें फैल जाती हैं। वो अभी कहाँ है? हाउसकीपर कहता है, दरवाजे के बाहर मैडम, मैं उसे बुला लाता हूँ। एस अंदर आता है, झुककर पोलाइटली पूछता है, मैडम आपने बुलाया? मेट्रियार्क अब भी शॉक में पूछती है, तुमने वॉकर्स को क्यों मारा? एस शांत स्वर में कहता है, मैंने ये सब परिवार के लिए किया। एक शैडो ट्रेनिंग ऑफिसर जो खुद को एक 3 साल के बच्चे से नहीं बचा सका, ऐसे बेकार लोग कूपर फैमिली में रहने लायक नहीं है। मेट्रियार्च के चेहरे पर गुस्से की लकीरें खींच जाती हैं, मगर एस को डर नहीं। वो हाउसकीपर से कहती है, सैल को ईडन स्प्रिंग में रिकुपरेशन रिवॉर्ड दो। लेकिन जैसे ही एस कमरे से निकलता है, मेट्रियार्क का चेहरा ठंडा पड़ जाता है। वो धीरे से कहती है, डिप्रिवेशन मैजिक के रिसर्च को तेज करो। सोर्ड स्पिरिट इनहेरिटेंस सेरेमोनी से पहले उस बच्चे का टैलेंट स्ट्रिप कर दो और यंग मास्टर को दे दो। उसे पता है, अगर एलन की सोर्ड्समैनशिप की कमी का सच सामने आ गया तो उसका हेयर वाला दर्जा खत्म हो जाएगा। ईडन स्प्रिंग के पास खड़े एस के दिमाग में ग्रिफिन की बातें गूंजती हैं। ब्लेड कूपर की मौत से पहले उसने फॉरबिडन मैजिक का इस्तेमाल करके अपनी सोल ईडन स्प्रिंग के नीचे सील कर दी थी। उसका मकसद था अपनी जिंदगी भर की सोर्ड्समैनशिप उस एयर को देना जिसके पास एस रैंक सोर्ड्समैनशिप टैलेंट हो, ताकि कूपर फैमिली का एम्पायर में दर्जा कभी न गिरे। ग्रिफिन ने एस को बताया था कि स्प्रिंग में उतरकर अंडरकरंट के साथ तैरना होगा, फिर एक अंडरग्राउंड केव मिलेगी जहां की उसे ओनर तक ले जाएगी। लेकिन ईडन स्प्रिंग के बारे में कुछ अजीब था। ग्रिफिन इतने सालों से अपने मास्टर से अलग था कि उसे भी असली प्रोसेस नहीं पता था। बस एक चेतावनी दी थी, ओनर ब्लड मैजिक इस्तेमाल करता है और उससे निपटना आसान नहीं होगा। केस समझ जाता है, एलन से पहले सोर्ड्समैनशिप इनहेरिटेंस हासिल करना आसान नहीं होगा। बाहर बच्चे उसके एक्सप्लॉइट्स की बातें कर रहे थे और तभी रेनोद हंसकर बोलता है, वाह, मैंने नहीं सोचा था कि बंदर जैसी शक्ल वाला ये पतला लड़का इतनी तेजी से दौड़ भी सकता है और समिट पर सबसे पहले पहुंच भी गया। सल की पिछली जिंदगी में बाहर से वे उसके अधीनस्थ लगते थे, लेकिन असल में वे एलन के रखे हुए मोहरे थे। उन्होंने उस पर दुश्मन राष्ट्र से साजिश करने के झूठे इल्जाम लगाए थे, लेकिन क्योंकि एलन उनका सहारा था, वो अपनी मनमानी के आदी हो चुके थे। रेनोल्ड गुस्से में एस पर मुक्का फेंकता है और कहता है, देखते हैं तेरी इनविंसिबल बॉडी वाकई काम करती है या नहीं। पर एस उसका मुक्का रोकता है और अपनी ताकत दिखा देता है। जब उसका साथी चाकू लेकर हमला करता है, एस रेनोल्ड को ढाल बना लेता है और उसी चाकू से उसे ही घायल कर देता है। वो दोनों को स्प्रिंग में फेंक देता है क्योंकि ये स्प्रिंग चोटों को रिकवर कर सकती है। आखिर एस उन्हें भविष्य में अपनी ट्रेनिंग के लिए इस्तेमाल करना चाहता है। इस जन्म में एस उन्हें ऐसा कारण देगा जिसे वो ठुकरा नहीं सकेंगे और उन्हें अपने पॉन बना लेगा। एस पानी में काले जादू की ऑरा महसूस करता है। वो सोचता है, ये ईविल फॉरबिडन मैजिक जो ब्लड मैजिक के बराबर है, वो ऐसे स्प्रिंग में क्यों है जो हर जख्म और बीमारी को ठीक कर सकता है। शायद यही वो अजीब बात थी जो ग्रिफिन ने कही थी। पर जो भी हो, एस इस पानी को छू नहीं सकता। उसे कोई तरीका सोचना होगा जिससे वो स्प्रिंग के नीचे पहुंच सके बिना एक बूंद पानी छुए। तभी उसे मदद के लिए एक चीख सुनाई देती है।
आवाज जानी पहचानी लगती है। एक नौकर एक लड़की को उसके बाल पकड़कर घसीट रहा होता है क्योंकि उसने टी और पानी ठीक से सर्व नहीं किया। एस उस लड़की को पहचानता है, वो एंड्रिया है। जब नौकर उसे मारने वाला होता है, एस अपनी तलवार निकालता है और उसे वहीं मार देता है। एंड्रिया उसे देखती है और सोचती है कि वो कोई प्रिंस है। एस को लगता है उसने उसे डरा दिया। वो माफी मांगता है। एंड्रिया उसका शुक्रिया करती है और बताती है कि उसका नाम एंड्रिया है। एंड्रिया एस की पिछली जिंदगी की सबसे अच्छी दोस्त थी। उसके पास अपनी उम्र के किसी भी जादूगर से ज्यादा मैजिक टैलेंट था। वो दोनों कुछ दिनों तक साथ लड़े भी थे। एंड्रिया फिर से उसका शुक्रिया करती है, पर एस झेंपते हुए कहता है, नो प्रॉब्लम, ये तो एक जेंटलमैन का फर्ज है, और कहता है, मुझे एस कहो। सैंड्रिया से पूछता है कि क्या उसे कोई तरीका पता है जिससे वो स्प्रिंग को ड्रेन कर सके या उसमें बिना पानी छुए जा सके। उसे अपना मिशन नहीं भूलना था। अगर कोई कर सकता है तो वो एंड्रिया है। एंड्रिया कहती है कि हाँ, उसने भी नोटिस किया है कि इस स्प्रिंग में अजीब जादू है। ये चोटों को ठीक कर देता है, पर जो भी इसका इस्तेमाल करता है वो फिर कभी किसी और हीलिंग मैजिक को नहीं अपना सकता और सिर्फ इसी स्प्रिंग पर निर्भर रहेगा। एस समझ जाता है यही कूपर परिवार का तरीका है अपने शैडोज को कंट्रोल करने का। उन्हें दर्द में तड़पने पर, परिवार के सामने झुकने पर मजबूर किया जाता है। एंड्रिया कहती है कि एस ने उसकी मदद की, इसलिए वो उसका बदला चुकाएगी। वो डक मैजिक एक्टिवेट करती है, ऐसा जादू जो इंसान को बतख की तरह पानी में गोता लगाने देता है बिना भीगे हुए। जैसे ही नौकर एस को पकड़ने आते हैं, वो और एंड्रिया दोनों पानी में कूद जाते हैं। जब एस स्प्रिंग की अंडर करंट तक पहुंचता है, उसे पता चलता है यही जगह है, लेकिन एंड्रिया कहती है कि हमें यहाँ से निकल जाना चाहिए। पर इससे पहले कि वो निकल पाते, करंट उन्हें खींचकर एक केव में फेंक देता है। एस एंड्रिया को की दिखाता है और कहता है कि ये की उस जगह को अनलॉक कर सकती है जहां वे सोर्ड स्पिरिट की पूजा करते हैं, लेकिन चारों ओर कोई दरवाजा नहीं है, शायद इसे समन करना पड़ेगा। एस की एंड्रिया को देता है। वो कहती है, मुझे सोर्ड स्पिरिट क्या है नहीं पता, लेकिन मैं कोशिश कर सकती हूँ। जैसे ही एंड्रिया अपनी मैजिक से दरवाजा समन करने लगती है, एक मॉन्स्टर उन पर हमला करता है और उसी के मुंह पर डोर प्रकट होता है। एस एंड्रिया को जगाने की कोशिश करता है, पर उसके पास वक्त नहीं है, उसे आराम करने देता है। वो इनविजिबिलिटी मैजिक इस्तेमाल करता है जो एंड्रिया ने ही उसे पिछली जिंदगी में सिखाया था, ताकि अगर कोई खतरा आए तो वो आसानी से न दिखे, क्योंकि उसे पता था सोर्ड स्पिरिट की इनहेरिटेंस पाने की लड़ाई बहुत अगली होने वाली है। जब एस दरवाजे से अंदर कदम रखता है तो जो कुछ वो देखता है उसकी कल्पना से परे था। ऊपर से ईडन स्प्रिंग एक मेडिकल हॉट रिंग लगती थी, लेकिन हकीकत में ये कूपर परिवार का सेंशुअल रिट्रीट था जहां वे अपनी कॉन्क्यूबाइंस रखते थे। उस पल एस को एहसास होता है यही असली नियति है जो उनका इंतजार कर रही थी। मॉन्स्टर एस रैंक और महसूस करके कहता है, क्या तुम सच में सैल कूपर हो, वो बच्चा जिसके बारे में कहा जाता है कि वो एस रैंक टैलेंट लेकर पैदा हुआ? वो हंसकर कहता है, तुम तो बिल्कुल लाड प्यार में नहीं पले लगते, शायद कोई नाजायज बच्चा हो जो इनहेरिटेंस चुराने आया है। मॉन्स्टर चेतावनी देता है, अगर इसे पाना है तो पहले मुझे हराना होगा। एस शांत स्वर में मॉन्स्टर से कहता है कि घबराने की जरूरत नहीं, वो यहाँ उसे मारने आया है। मॉन्स्टर हंसते हुए हमला करता है, कहता है, अब भी तुम बहुत कमजोर हो। लेकिन जैसे ही वो ग्रिफिन की ब्लेसिंग्स को एस के शरीर पर देखता है, वो ठिठक जाता है। उसे उम्मीद नहीं थी कि वो बेवकूफ पक्षी इस लड़के को मान्यता देगा। मॉन्स्टर कहता है कि ब्लेड ने उसकी आत्मा को सील करने के लिए अपनी बहुत सी शक्ति कुर्बान की थी, और हालांकि एस की ताकत अभी भी अधूरी है, पर उसमें वारिस बनने की एक उम्मीद बाकी है। एस बिना डरे मैजिक रिस्ट्रिक्टिव ब्लड फॉर्मेशन एक्टिवेट करता है और ठंडे स्वर में कहता है, तू तो बहुत पहले मर चुका है। वो आगे जोड़ता है कि पिछले 100 सालों में एम्पायर ने ब्लड मैजिक से निपटने की टेक्निक्स विकसित कर ली हैं। अब उसे बस इस मॉन्स्टर का दिल निकालना है ताकि इनहेरिटेंस को जबरन हासिल कर सके। एस जैसे ही मॉन्स्टर की ओर दौड़ता है, मॉन्स्टर फिर ताने मारता है, काफी वक्त हो गया किसी चूहे से खेलने का, लेकिन अब मैं खेल नहीं रहा। वो एस की प्रतिभा को स्वीकार करता है, लेकिन कहता है, इतनी काबिलियत इनहेरिटेंस पाने के लायक नहीं। वो अपने खून से ब्लड स्पिरिट्स को नियंत्रित करता है और एस पर हमला करता है। एस सोर्ड ऑफ पर्सियस निकालता है और जादुई हमले रोकता है, लेकिन मॉन्स्टर एक स्पर्श में ही उसकी रक्षा ढाल तोड़ देता है और एस का गला पकड़ लेता है। मॉन्स्टर मुस्कुराते हुए कहता है, जब बिल्ली खेल खत्म करती है तो चूहे को खा जाती है। जैसे ही वो एस का माना और खून खींचता है, उसका चेहरा जिज्ञासु हो उठता है। तुम्हारी ऑरा बहुत जानी पहचानी लगती है, बिल्कुल उस कॉन्क्यूबाइन जैसी जिसे मैंने पिछली बार खाया था। शायद वो तुम्हारी माँ थी, अब मैं उसके बच्चे का स्वाद भी चख लूं। जैसे ही कुछ बच्चे एस को तंग करते हैं, माँ की यादें उसके मन में दौड़ जाती हैं। एक पत्थर उसके सिर पर लगता है और बच्चे चिल्लाते हैं, तेरी माँ ने तुझे छोड़ दिया। लेकिन एस समझ जाता है, माँ ने उसे नहीं छोड़ा था, मॉन्स्टर ने उसे मार डाला था। गुस्से में एस हमला करता है। उसकी शक्ति देखकर मॉन्स्टर हैरान रह जाता है, उसे ब्लड मैजिक कैसे आती है। लेकिन एस अपने बदले में अपना खून जलाने को भी तैयार है। मॉन्स्टर थक चुका है, उसने बहुत ऊर्जा खर्च कर दी है। अब उसे अपनी शक्ति लौटाने के लिए और औरतों को निगलना होगा। जैसे ही वो खुद को दोबारा भरता है, एस उसके पीछे कूदता है, तलवार उसके सिर में घोंपता है और कहता है, तो बता,
मेरी माँ का स्वाद कैसा था। मॉन्स्टर की आंखों में पागलपन झलकता है, लेकिन अब देर हो चुकी है। वो मरने से पहले कहता है, मुझे मत मारो, मेरी तलवार ले लो, मेरा सोर्ड स्पिरिट बन जाओ। पर एस बस कहता है, तू इसके लायक नहीं, और आखिरी वार करता है। सोर्ड्समैनशिप इनहेरिटेंस उसके शरीर में समा जाता है। एस सोचता है, मैं तो जन्म से ही माँ के बिना था, तो ये यादें भ्रम थीं। खून में उसकी माँ की परछाई दिखती है। नहीं बेटा, तू मॉन्स्टर नहीं है, मैं हमेशा तेरे साथ हूँ। पीछे से एंड्रिया की आवाज आती है। वो एस को खून से लथपथ देखती है और पूछती है, कहाँ चोट लगी? मैं ठीक कर दूंगी। पिछले जन्म में वही एंड्रिया भी कॉन्क्यूबाइंस जैसी मौत मरी थी, लेकिन इस बार एस कसम खाता है, इतिहास दोहराया नहीं जाएगा। सोर्ड स्पिरिट की गुमशुदगी से पूरे परिवार में हंगामा मच जाता है। ईडन स्प्रिंग के सारे गार्डियन मार दिए जाते हैं। एस की बेरहमी देखकर किसी नौकर की हिम्मत नहीं होती कि एंड्रिया को फिर सताए, लेकिन झूठों के बीच एस पर आरोप लगता है कि वही स्पिरिट सोर्ड के गायब होने का कारण है। सबूत न होने पर भी मेट्रियार्क उसकी सजा और बढ़ा देती है। कन्फाइनमेंट, ब्लड पॉइजन, सब कुछ सहते हुए भी सॉल जिंदा रहता है। 4 साल बाद कूपर परिवार के ट्रेनिंग ग्राउंड पर एलन एक नौकर को हरा देता है जो रहम की भीख मांगता है। एलन तलवार उठाकर कहता है, इस काबिलियत से तुम मुझे हराओगे? नौकर कांपते हुए कहता है, मालिक, मैं हिम्मत नहीं करूंगा। इस बीच आइजैक परिवार के मुखिया ड्यूक ह्यू आइजैक एलन की कला देखकर कहता है, सुना था एलन एस ग्रेट सोर्ड्समैनशिप टैलेंट लेकर पैदा हुआ था। आज ऐसा लग रहा था जैसे अफवाहें सच साबित हो गई हों। आइजैक और लियोन जब दूसरी ओर देखते हैं तो वे देखते हैं कि एस ने कुछ ही वारों में पूरा ट्रेनिंग रूम साफ कर दिया। आइजैक कहता है कि इस उम्र के साधारण लोग तो अब तक आयरन सोर्ड अप्रेंटिस की स्थिति में होते हैं, लेकिन एस जिस तरह से कमरे को साफ कर गया, वो तो सिल्वर सोर्ड गार्डियन के स्तर तक पहुंच चुका है। एलन को सबके सामने एस की बढ़ती छवि से जलन होती है, इसलिए वह उसे एक 1 राउंड ड्यूल की चुनौती देता है। एस उसकी स्किल देखता है और एलन सोचता है कि यही सही मौका है जिससे वो दिखा सके कि उसने एस को गलती से मार डाला। दोनों आमने सामने खड़े होते हैं। चारों तरफ भीड़ एलन का नाम पुकार रही होती है। एलन हमला करता है, आत्मविश्वास से भरा हुआ कि वह जीत जाएगा, लेकिन एस बिना ज्यादा कोशिश किए उसकी तलवार रोक लेता है और ठंडे स्वर में कहता है, थोड़ा और जोर लगा। एलन हैरान रह जाता है। एस केवल एक वार में एलन को उड़ाकर फेंक देता है। गुस्से में एलन फिर हमला करता है, क्योंकि यह असंभव है। उसकी माँ ने कहा था, परिवार में कोई उसे नहीं हरा सकता। पर जब वो एस पर फिर वार करता है तो उसे एहसास होता है उसकी तलवार बहुत हल्की है, उसकी शक्ति कृत्रिम रूप से बढ़ाई गई है और उसके अंदर कोई असली सोर्ड्समैनशिप टैलेंट नहीं है। एस असली वॉर दिखाता है, ऊपर छलांग लगाता है और उसकी आंख में तलवार भोंक देता है। उधर ड्यूक आइजैक ड्यूक लियोन से कहता है कि उसने एलन को गलत आंका था, उसकी क्षमता कुछ खास नहीं है। आइजैक यह तक कह देता है कि शायद नौकर भी नाटक कर रहे थे। लियोन उसे चेतावनी देता है, तुम हद पार कर रहे हो। आइजैक माफी मांगता है और कहता है कि उसकी बहन और एलन की सगाई हो चुकी है और वो नहीं चाहता कि उसकी बहन किसी नालायक आदमी से शादी करे। लियोन ताने मारता है, अगर शाही परिवार ने ये रिश्ता मंजूर न किया होता तो शायद तुम्हारी बहन को शादी करने का मौका ही न मिलता। आइजैक गुस्से में कहता है, दोहरा करके बोलो, लेकिन फिर खुद को रोक लेता है और कहता है, मैं अब तुम्हें परेशान नहीं करूंगा, पर 10 दिन बाद परिवारों के संयुक्त अभियान को मत भूलना। लियोन अपने नौकर से पूछता है, वो छोटा शैडो कौन है? नौकर बताता है कि उसका नाम एस है, वो उसकी किसी मिस्ट्रेस का बच्चा है, लेकिन यह दर्ज नहीं कि किसका। लियोन समझ जाता है एस उसका ही बेटा है, और तभी सब साफ हो जाता है कि एस की सोर्ड टैलेंट इतनी तेज क्यों है। वह आदेश देता है कि सॉल को मेरे स्टडी रूम में भेजो। एस कमरे में घुसकर घुटनों के बल झुक जाता है। आपके आदेश सर। लियोन उसे देखता है। उसे एस से कोई भी टैलेंट ऑरा महसूस नहीं होती। वह सोचता है, क्या ये लड़का जानबूझकर अपनी शक्ति छिपा रहा है? क्या ये भविष्य में उत्तराधिकारी की जगह हड़पने की योजना बना रहा है? फिर मुस्कुराता है, चालाक है लेकिन अब भी बच्चा ही है। लियोन कहता है, 10 दिन बाद तुम शैडो स्क्वाड 10 का नेतृत्व करोगे और आइजैक परिवार के साथ लॉस्ट क्रिस्टल सिटी जाकर ड्रैगन एग वापस लाओगे। वह एस को एक तलवार देता है जो क्रिस्टल सिटी तक टेलीपोर्ट कर सकती है और कहता है, उस ड्रैगन एग को लाने के लिए तुम्हें किसी भी तरह डेमोनिक ड्रैगन को क्रोधित करना होगा। एस समझ जाता है कि लियोन की नीयत साफ नहीं है, लेकिन वह यह मौका छोड़ भी नहीं सकता। ड्रैगन एग उसका लक्ष्य है। वह आदेश स्वीकार करता है और कहता है, मेरी एक विनती है। क्रिस्टल सिटी के रास्ते में एंड्रिया पूछती है, क्या आपने परिवार प्रमुख को बताया कि मैं आपके साथ आई हूँ? इतना दूर आना मेरे लिए उचित नहीं। एस शांत स्वर में कहता है, कोई बात नहीं, उन्हें फर्क नहीं पड़ेगा। क्रिस्टल सिटी पहुंचकर एस पूछता है, क्रिस्टल और ड्रैगन एग कहाँ हैं? तभी ग्लोरिया उनका मजाक उड़ाती है, इतनी बुनियादी जानकारी भी नहीं पता। फिर औपचारिकता से हाथ बढ़ाकर खुद का परिचय देती है, लेकिन एस उसे नजरअंदाज करता है और एंड्रिया से कहता है, मायो के साथ रुको, मैं लौट आता हूँ। ग्लोरिया फिर भी पीछे पीछे चलती है, जवाब पाने की कोशिश में, पर एस ठंडे स्वर में कहता है, अगर हमने पोर्टल सूर्यास्त से पहले एक्टिवेट नहीं किया तो पूरा सफर बेकार जाएगा। उसे अपने पिछले जीवन की ग्लोरिया याद आती है।
वही झंझट वाली औरत। लेकिन वो बस कंधे उचका देता है और सोचता है, उम्मीद है वो बेवकूफ पक्षी मियो अपना मिशन ठीक से पूरा करेगा। ग्लोरिया और एस जैसे ही पोर्टल एक्टिवेट करते हैं, कूपर परिवार के नौकर हैरान रह जाते हैं। आइजैक परिवार के गार्ड कहते हैं, यह तो टेलीपोर्टेशन फॉर्मेशन है। पोर्टल खुलता है और सामने क्रिस्टल सिटी दिखाई देती है। शहर की खूबसूरती देखकर एस सोचता है, क्या डिमोनिक ड्रैगन एग वाकई ऐसी जगह हो सकता है? तभी एक आइजैक गार्ड कूपर सैनिकों को मारने की तैयारी करता है ताकि खुद ड्रैगन एग लेकर लौट सके और परिवार से इनाम पा सके। जैसे ही एस उन लोगों को बचाने की कोशिश करता है, लाइट सेंटिनल जो क्रिस्टल सिटी की रक्षा करता है, पोर्टल से बाहर आता है और गार्ड के हमले को रोक देता है। जब एक सेंटिनल आइजैक फैमिली के गार्ड पर हमला करने ही वाला होता है, ग्लोरिया कूदकर उसे एक ही बार में काट देती है और गार्ड से ठंडी आवाज में पूछती है, किसने कहा था अपने मन से काम करने को? गार्ड कहता है, उसने ये परिवार के लिए किया। लेकिन ग्लोरिया जानती थी कि वो बस अपने लिए कर रहा था। तभी दूसरा सेंटिनल ग्लोरिया पर हमला करने ही वाला होता है, पर एस उसे रोकता है, सिर्फ एक वार से। फिर वह आदेश देता है, शैडो यूनिट फॉर्मेशन में जाओ। अब एस सामने खड़ा है, लाइट सेंटिनल्स के मुकाबले में। वह देखना चाहता है कि लाइट की पावर ज्यादा स्ट्रांग है या उसकी शैडो पावर। आइजैक फैमिली के गार्ड दंग रह जाते हैं जब एस को आसानी से सभी सेंटिनल्स को हराते देखते हैं। वे सोचते हैं, क्या ये वही कूपर फैमिली है जो सोर्ड्समैनशिप में मैजिक को मिलाती है? आखिर एस तो बस एक बच्चा है और फिर भी इतना पावरफुल। ग्लोरिया भी एस की ताकत देखकर हैरान है। लेकिन इसी बीच एस ने क्रिस्टल की पावर अब्सॉर्ब कर ली थी और उसी पल वह सिल्वर सोर्ड गार्डियन से बढ़कर गोल्ड सोर्ड मास्टर बन जाता है। जैसे ही वह अगला कदम बढ़ाता है, ऑल्टर नीचे उतरने लगता है और धीरे धीरे ड्रैगन्स डेन का सीक्रेट पैसेज खुल जाता है। सब लोग ऑल्टर पर चढ़कर नीचे पहुंचते हैं। नीचे पहुंचते ही वे देखते हैं, वे चारों ओर ड्रैगन एग से घिरे हुए हैं। वहां इतने सारे अंडे हैं कि सबको हिस्सा मिल सकता है। लेकिन शैडो टीम की धीमी चाल देखकर सैल तंज कसता है। लगता है ये लोग डिमोनिक ड्रैगन को खुद को खिलाने का शौक रखते हैं। तभी डिमोनिक ड्रैगन उनके पीछे से उठ खड़ा होता है। सब लोग भागकर छिपने लगते हैं, पर एस और ग्लोरिया अपनी तलवारें निकालकर खड़े हो जाते हैं, लड़ने को तैयार। एस आदेश देता है, ड्रैगन एग्स लेकर निकल जाओ, मैं कवर करता हूँ। लेकिन तभी वे देखते हैं कि ग्रे पहले ही एक एग लेकर भाग चुका है। ग्रे बताता है कि कूपर फैमिली के हेड ने आदेश दिया था, एग्स लेने के बाद टेलीपोर्टेशन ऑल्टर को डिस्ट्रॉय कर दो ताकि आइजैक फैमिली वापस न जा सके। ग्रे कहता है, एम्पायर में सिर्फ एक फैमिली के पास ड्रैगन एग होना चाहिए, कूपर फैमिली के पास, और चला जाता है। ग्लोरिया गुस्से में कहती है, कूपर फैमिली हेड कितना रूथलेस है, उसने हमें ही नहीं एस को भी छोड़ दिया। पर एस शांत था, यह सब उसकी एक्सपेक्टेशन के अंदर था। ग्लोरिया पूछती है, अगर ये सब पहले से पता था तो फिर यहाँ क्यों आए अपनी जान देने? एस मुस्कुराता है, क्योंकि मैं यहाँ मरने नहीं आया, और तलवार उठाकर ड्रैगन के एक पंख को काट देता है। जब एस गिरता है, ग्लोरिया मूनशाइन सोर्ड शील्ड का इस्तेमाल कर उसे बचा लेती है। एस कहता है, ड्रैगन का दिल अटैक करने का मौका मैं लूंगा, लेकिन जब तक मैं तैयार होता हूँ तुम उसे डिस्ट्रैक्ट करो। ग्लोरिया हामी भरती है, मैं भी एक ग्रेट सोर्ड्स वुमन हूँ, मुझे कम मत समझना। वही ड्रैगन की ओर दौड़ती है, उसे विचलित करती है और चिल्लाती है, अब हमला करो एस। पर जब वह पीछे देखती है, एस वहीं खड़ा है, हिल भी नहीं रहा। ग्लोरिया सोचती है, वो शायद गिरने से एनर्जी खो बैठा है, अगर ऐसा चलता रहा तो हम सब मर जाएंगे। मजबूर होकर वह सोर्ड डांस ऑफ डिस्ट्रक्शन इस्तेमाल करती है और ड्रैगन गिर जाता है। पर वह जीत का भ्रम ज्यादा देर नहीं टिकता। ड्रैगन फिर उठ खड़ा होता है, इस बार पूरी तरह बजर्क होकर। सब लोग छिप जाते हैं, लेकिन एस वहीं खड़ा रहता है। उसकी शैडो पावर ड्रैगन के खून को एब्जॉर्ब करती है और वह अपने क्लोन्स बना लेता है। एक शैडो मेंबर नोटिस करता है कि एस की तलवार भी अब हाई ग्रेड ट्रेजर सोर्ड बन गई है। ग्लोरिया कहती है, ये फॉरबिडन ब्लड मैजिक है, एम्पायर में सिर्फ कूपर फैमिली हेड को बैटलफील्ड पर इसकी इजाजत है। वह सोचती है, क्या ये वही रूमर सच है कि कूपर फैमिली की सोर्ड स्पिरिट गायब हो गई थी? पर फिर उसे एहसास होता है, एस ने ये सब जानबूझकर किया था। उसने चाहा था कि वो खुद ड्रैगन का खून निकाले ताकि वह उसे अब्सॉर्ब कर सके। ग्लोरिया गुस्से में चिल्लाती है, तुमने मुझे इस्तेमाल किया। पर एस बस ठंडे स्वर में कहता है, पिछली जिंदगी में मैं एक पॉन था, इस बार नहीं। और फिर एस डिमोनिक ड्रैगन का सिर काट देता है। ग्लोरिया खुश होकर उसकी तरफ भागती है, पर एस उसकी ओर तलवार तान देता है। उसकी आंखें अब दानवी हैं, वह डिमोनिक पोजेशन में है। वही डीमन जिसे उसने पहले मारा था अब उसके भीतर बोलता है, मुझे मारकर तुम चैन नहीं पा सकते एस, अब तुम्हें भी खून और मांस चाहिए ताकत बनाए रखने के लिए। वह फुसफुसाता है, उन्हें मार दो, ग्लोरिया और बाकी शैडो मेंबर्स को। एस उन पर झपटता है, पर तभी उसे एंड्रिया दिखती है। कुछ देर बाद एस की आंखें खुलती हैं, वह बाहर लेटा है और उसके पास बैठी है एंड्रिया, उसकी वफादार साथी। एंड्रिया उसे बताती है कि उसने उस पर प्यूरिफिकेशन की है ताकि वह फिलहाल फिर से डीमनाइज्ड न हो और बाकी सभी भी सुरक्षित हैं। फिर वह एस को वो ड्रैगन एग देती है जो पहले ग्रे लेकर भाग गया था।
वह कहती है कि उसने आइजैक फैमिली को इसके बारे में कुछ नहीं बताया और ग्लोरिया पहले ही अपनी टीम के साथ जा चुकी है, इसलिए मिशन को लेकर उसे अब चिंता करने की जरूरत नहीं है। एस उसकी ओर देखता है और शांत स्वर में कहता है, मैं तो वैसे भी इस बात की चिंता नहीं कर रहा था। असल में मियो को एंड्रिया को एक तय जगह तक ले जाकर उसकी झूठी मौत की खबर फैलानी थी ताकि वह फैमिली से अलग होकर आजाद रह सके। लेकिन जब एस तलवार उठाकर मियो पर हमला करता है, मियो रुकता नहीं। वह कहता है, ये मेरी गलती नहीं थी, एंड्रिया खुद तुम्हारे पीछे जाने पर जिद कर रही थी। एंड्रिया उन्हें रोकने की कोशिश करती है, पहले बात तो सुनो। पर तभी पीछे से शैडो मेंबर्स निकल आते हैं, तलवारें खींचे हुए। सोचता है कि आखिरकार उनका असली चेहरा सामने आ गया, वे ड्रैगन एग छीनने आए हैं। लेकिन उसकी हैरानी की हद नहीं रहती जब वे उसके पास से गुजर जाते हैं और ग्रे पर हमला करते हैं, उसे धोखा देने के लिए। वे सब एस के सामने घुटनों पर झुक जाते हैं और माफी मांगते हैं। हम पहले बेअदब थे, माफ कर दो। अगर तुम न होते तो जब परिवार ने हमें छोड़ा, हम सब मर चुके होते। वे शपथ लेते हैं, अब वे फैमिली की नहीं, सिर्फ एस की सुनेंगे और अपनी जान तक उसके लिए देंगे। लेकिन एस कुछ कह पाता, इससे पहले ही डिमोनिक ड्रैगन एग फूट जाता है और उसमें से डिमोनिक ड्रैगन जन्म लेता है। एस उसकी ओर बढ़कर उससे बात करता है और ड्रैगन उसे अपने मालिक के रूप में स्वीकार कर लेता है। शैडो मेंबर्स खुशी से चिल्लाते हैं, कांग्रेचुलेशंस लॉर्ड एस, आपने डिमोनिक ड्रैगन को टेम कर लिया। और इसी पल से जन्म होता है सैल कूपर की रेबल फोर्स का, जो अब परिवार के खिलाफ उठ खड़ी होगी। दूसरी ओर कूपर मैंशन में एलन अपनी माँ से पूछता है, मैं हॉर्स रेसिंग ट्रैक्स पर कब जा सकता हूँ? वह कहती है, जब तुम्हारे पिता का काम खत्म हो जाए। तभी उसका पिता गुस्से में अंदर आता है, तुम दिन भर मौज कर रहे हो, जबकि एस ने न सिर्फ ड्रैगन को मारा बल्कि उसके बच्चे को भी टेम कर लिया। एलन की माँ बीच में बोलती है, ये एलन की गलती नहीं है, अगर वो गया होता तो वही ड्रैगन को टेम करता। इतना कहकर वह एलन को लेकर रेस ट्रैक चली जाती है। वह सर्वेंट से कहती है, एलन का हॉर्स शिप लाओ, और फिर धीमी आवाज में पूछती है, डिप्रीवेशन मैजिक पर रिसर्च का क्या हुआ? सर्वेंट झुककर कहता है, मैडम, रिसर्च पूरी तरह सक्सेसफुल रही है। अब हमें सिर्फ एस रैंक टैलेंट वाले सब्जेक्ट की जरूरत है। जैसे ही ये कंफर्म होगा कि ये जादू काम करता है, हम इसे एस कूपर पर इस्तेमाल करेंगे। 5 साल बाद एंड्रिया फिर से एस पर प्यूरिफिकेशन रिचुअल करती है ताकि वह आगे कभी डीमनाइज्ड न हो और तलवार तकनीक को खुलकर इस्तेमाल कर सके। एस कहता है, धन्यवाद, पर एंड्रिया मुस्कुराकर जवाब देती है, थैंक मी, मुझे तुम्हारा शुक्रिया अदा करना चाहिए इतनी सुंदर स्टाफ देने के लिए। तभी एस की नजर खिड़की पर जाती है, एक साया तेजी से निकलता है। जब तक वह दौड़ता है, वह आकृति गायब हो चुकी होती है, पर उसने उसे पहचान लिया, वह हाउसकीपर था। उसी वक्त सैल के गार्ड्स अंदर आते हैं, लॉर्ड, हमने उस काम को पूरा कर लिया। हमने हाउसकीपर को गुप्त रूप से फॉलो किया और पाया कि वह ब्लैक मैजिक मेजेस का समूह तैयार कर रहा है। वह 3 दिन बाद कोई रिचुअल करने वाला है और उसने कहा कि उसे एक और टारगेट मिल गया है जिसका टैलेंट एस रैंक है। एज सोचता है, क्या वो लोग डिप्रीवेशन मैजिक रिचुअल शुरू करने वाले हैं? लेकिन मेरा निशाना क्यों नहीं? और दूसरा, एस रैंक टारगेट कौन है? तभी उसके दिमाग में बिजली सी कौंधती है, वो टारगेट एंड्रिया है। 3 दिन बाद एंड्रिया स्टोरेज रूम में जाती है, वहां बिखरा हुआ सामान देखती है और जादू से सफाई करने का सोचती है। पर तभी हाउसकीपर अचानक पीछे से आता है और जब तक वह कुछ समझती, वह बेहोश हो चुकी होती है। ब्लैक मैजिक मेजेस घेरा बनाकर जप करने लगते हैं, पावर ऑफ द नाइट, हियर माई कमांड, फ्रॉम द अबिस ऑफ द हार्ट, कंडेंस इन माई पाल्म, ट्रांसफर द पावर टू माई कंट्रोल। काली ऊर्जा उनके चारों ओर बहने लगती है। हाउसकीपर खंजर उठाता है और सोचता है, जैसे ही उसके दिल का खून इस फॉर्मेशन में मिलेगा, उसकी प्रतिभा मेरी हो जाएगी। पर जैसे ही वह वार करता है, वह चौंक जाता है, एंड्रिया वहां है ही नहीं। भ्रमित होकर इधर उधर देखता है, तभी पीछे से एक आवाज आती है, तुम इल्यूजन मैजिक को कम आंक रहे थे। एंड्रिया उसके पीछे खड़ी थी, उसकी स्टाफ पर चमकता हुआ स्टारलॉक दमक रहा था। वह मंत्र पढ़ती है, स्टारलाइट बाइंड, और हाउसकीपर वहीं जकड़ जाता है। वह डर के मारे चिल्लाता है, उस पर हमला करो। ब्लैक मैजिक मेजेस उस पर टूट पड़ते हैं। एंड्रिया अपनी आंखें बंद करती है, कान ढक लेती है, ठीक वैसे ही जैसे एस ने उसे पहले सिखाया था। हाउसकीपर को कुछ अजीब आवाजें सुनाई देती हैं और जब सभी मेज बाहर देखते हैं तो वे दंग रह जाते हैं। सामने एक ग्रिफिन और एक डिमोनिक ड्रैगन। सब हैरान हैं कि अचानक ये मॉन्स्टर्स यहाँ कैसे आ गए, लेकिन हाउसकीपर का चेहरा सफेद पड़ जाता है। उसे तुरंत समझ आता है कि ये कोई और नहीं बल्कि सैल कूपर है। एस गुस्से से गरजता है, तूने एंड्रिया को छुआ, लगता है जिंदगी से ऊब गया है, बता क्यों उसे निशाना बनाया? हाउसकीपर कांपते हुए कहता है कि डिप्रीवेशन मैजिक एक ही इंसान पर एक बार काम करता है, इसलिए ताकि यंग मास्टर एलन को एस की प्रतिभा मिल सके, उन्हें एक ह्यूमन टेस्ट सब्जेक्ट चाहिए था। वो गिड़गिड़ाकर कहता है कि वो बस आदेशों का पालन कर रहा था। एस की आंखों में ठंडी नफरत चमकती है। उसे एहसास होता है कि एंड्रिया उसकी वजह से खतरे में थी। वो शांत स्वर में कहता है, मैं तुझे जाने दूंगा, लेकिन अब तू मेरे लिए काम करेगा। वो उस पर एक शैडो ओथ डाल देता है और आदेश देता है, जाकर मेट्रियार्च को बता कि डिप्रीवेशन मैजिक सफल हुआ है और सेरेमनी तुरंत मुझ पर की जा सकती है। अगर कुछ और कहा तो तुझे पता है क्या होगा।
हाउसकीपर कांपते हुए पूछता है, क्यों? एस मुस्कुराता है, एलन की असली सूरत दुनिया को दिखाने के लिए। दूसरी ओर कूपर हाउस में हाउसकीपर झूठ बोलता है कि डिप्रिवेशन एक्सपेरिमेंट सफल रहा। एलन उसी समय ग्लोरिया से गार्डन टूर मांगता है, पर ग्लोरिया ठंडी नजर से इनकार कर देती है। मेट्रियार्क पूछती है, क्या वो पक्के तौर पर जानता है, और हाउसकीपर कहता है कि आने वाला फुल मून यंग मास्टर की कमिंग ऑफ एज सेरेमनी से मेल खा रहा है। कार्य करने का यह सबसे उत्तम समय है। मेट्रियार्क सोचती है, मेरी वर्षों की अभिलाषा अब पूरी होगी। एलन न सिर्फ परिवार का वारिस बनेगा, बल्कि एम्पायर का सबसे शक्तिशाली पुरुष भी। इस बीच एलन ग्लोरिया के इनकार से चिढ़ जाता है और सोचता है कि वो बस नखरे दिखा रही है। उसे लगता है कि उसकी माँ ने जो कहा, अपनी मंगेतर से करीब हो, वो तो बेकार है, क्योंकि कौन उसे नहीं चाहेगा। लेकिन ग्लोरिया ठंडी मुस्कान के साथ तलवार निकालती है। क्या एक निकम्मा यंग मास्टर मेरे योग्य फियांसे कहलाने लायक है? पहले मुझे हराओ। एलन गुस्से में किसी को बुलाने के लिए चिल्लाता है, पर तभी एस प्रकट होता है और एलन के ही शब्दों को व्यंग्य में दोहराता है। एलन जलते हुए कहता है, किसी ने तुझसे मदद नहीं मांगी, बस तलवार लाना भूल गया था। ग्लोरिया एस से पूछती है कि वो यहाँ क्यों आया और उसे प्रशिक्षण के लिए चुनौती देती है। एस मुस्कुराकर इनकार करता है, आज मैं व्यस्त हूँ। एलन जलता है, सोचता है ग्लोरिया इतनी नजदीकी क्यों दिखा रही है? क्या वो एस को पसंद करती है? ग्लोरिया कहती है, हर कोई मेरे साथ ट्रेन करने योग्य नहीं होता। सोच लो सॉल कूपर। एलन की झुंझलाहट बढ़ती है, पर तभी उसकी माँ उसे बुलाती है, तो वो सोचता है कि शादी के बाद वो उसे सुधार लेगा। ग्लोरिया एलन के जाने के बाद तलवार उठाती है। अब जब वो परेशान करने वाला चला गया है, अगर तुमने ट्रेनिंग नहीं मानी तो मैं अभी हमला कर दूंगी। एस हंसता है और मान जाता है, ठीक है, लेकिन एक शर्त पर, मुझे तुम्हारे भाई ड्यूक आइजैक से मिलवाओ। जल्द ही एस ड्यूक आइजैक से मिलता है और कहता है कि उसके पास ग्लोरिया और एलन की सगाई रद्द करने का तरीका है, लेकिन बदले में उसे आइजैक परिवार की हेयरलूम इल्यूजनरी टाइम बॉक्स चाहिए। अपने पिछले जीवन में ड्यूक आइजैक एलन की प्लेबॉय नेचर से नाखुश था और कूपर परिवार से गठबंधन नहीं चाहता था, पर रॉयल फैमिली के कारण मना नहीं कर पाया। इस जीवन में एस उसी कमजोरी का फायदा उठाता है। ड्यूक आइजैक उसे घमंडी कहता है। राजसी वरदान वाली सगाई किसी आम आदमी के कहने से रद्द नहीं हो सकती। तू शर्त लगाने की हिम्मत कैसे करता है? एस शांत स्वर में कहता है, क्योंकि इस समस्या का हल सिर्फ मेरे पास है, और वह तलवार खींचता है। ड्यूक आइजैक की आंखें फैल जाती हैं। यही तो असली कूपर का बच्चा है, एस रैंक टैलेंट वाला। एस ठंडी मुस्कान के साथ कहता है, जब सगाई रद्द नहीं हो सकती तो उस कचरे को मिटा देना ही सही होगा। 1 महीने बाद हाउसकीपर मेट्रियार्क से कहता है कि सब तैयार है, पर सैल कूपर वहां नहीं है और यंग मास्टर उसे ढूंढने निकला है। मेट्रियार्क ठंडी मुस्कान के साथ कहती है, मुझे पता है, जाओ उसकी मदद करो। दूसरी ओर वे तथाकथित बास्टर्ड बच्चे आपस में फुसफुसाते हैं, हमें यहाँ क्यों बुलाया गया? क्या एलन की हेयर वाली स्थिति दिखाने के लिए, ताकि हम उसके कुत्ते बन जाएं? दूसरा हंसकर कहता है, शायद, पर सब जानते हैं असली तलवारबाजी की प्रतिभा तो एस के पास है, वो तो भविष्य का फैमिली हेड बनने वाला है, एक बच्चा कहता है। लेकिन तीसरा उसे रोकता है, चुप रहो, कहीं फैमिली हेड सुन न ले। तभी एक नौकर ड्यूक कूपर को सूचना देता है कि सभी मेहमान अपनी सीटों पर हैं और कार्यक्रम शुरू होने के लिए तैयार हैं। ड्यूक आइजैक अंदर आता है। ड्यूक कूपर, हमें बात करनी है। कूपर ठंडी निगाह से कहता है, मैंने तुम्हें निमंत्रण नहीं भेजा। आइजैक मुस्कुराता है, ये तो मेरे भावी साले की कमिंग ऑफ एज सेरेमनी है, इस मजे से कैसे चूकता। उधर कोने में छिपा एस अपने साथी से फुसफुसाता है, समय आ गया है, इल्यूजनरी टाइम बॉक्स सक्रिय करो। मंत्र गूंजता है, शैडो वोवन फैंटेसी, इल्यूजनरी टाइम बॉक्स वर्चुअल रियल्म ओपन, और तभी सब कुछ धुंधला पड़ जाता है। तभी एलन आता है और देखता है कि एस छाया में खड़ा है। तू यहाँ अकेला क्या कर रहा है? अगले पल यंग मास्टर एलन अपने हाथों से उसे जंजीरों में बांध देता है। एंड्रिया ये दृश्य देख सन्न रह जाती है। उसे एहसास होता है कि जो उसने सपना समझा था वो उसकी पिछली जिंदगी की सच्चाई थी। स्टार्स की शक्ति, वो बुदबुदाती है। टाइम मेज की जागृत प्रतिभाओं में से एक। जो मेज इस शक्ति को जगाते हैं वो समय के टुकड़ों से अतीत और भविष्य देख सकते हैं। एंड्रिया कांपते हुए दौड़ती है, उसे एलन को रोकना ही होगा। जब वो पहुंचती है, एलन एस को वो वाइन ऑफर कर रहा होता है जो पुरस्कार स्वरूप दी गई थी। एंड्रिया जल्दी से एक नींद का जादू डालती है ताकि एलन महीनों तक सो जाए, लेकिन तभी ग्रे आकर उसे खींच ले जाता है, मेट्रियार्क के आदेश से। मेट्रियार्क मन ही मन सोचती है, डग ने कहा था डिप्रिवेशन सफल रहा, तो फिर वो अब भी मैजिक कैसे इस्तेमाल कर रही है? पर फिर सिर झटकती है, अभी सोचने का वक्त नहीं, सेरेमनी शुरू करनी है। एस जैसे ही वाइन पीता है उसकी चेतना धुंधली होने लगती है। जब उसे होश आता है वो खुद को एक क्रॉस पर बंधा पाता है। एलन तिरस्कार से हंसता है, तू क्या समझता है तू एस रैंक टैलेंट का हकदार है? वो उसे मारता है। तू क्या समझता है डिमोनिक ड्रैगन का मालिक बन सकता है, ग्लोरिया की कृपा पा सकता है? ये सब मेरा हक था। एलन की माँ ठंडी आवाज में कहती है,
बातों में वक्त मत बर्बाद कर, शुरू करो। हाउसकीपर उसे एक विशेष डैगर देता है जो एस के लगभग अमर शरीर को भी भेद सके। एलन वो खंजर एस के दिल में घोंपता है। अब तलवारबाजी की प्रतिभा मेरी है, यही तेरी नियति थी, और अब से मैं हूँ असली कूपर परिवार का उत्तराधिकारी। लेकिन एस हंस पड़ता है, ठंडी व्यंग्य भरी हंसी। क्या तुम नाटक कर रहे हो एलन? वो जंजीरों को तोड़ देता है और कहता है, आंखें खोलो और देखो किसकी नियति वास्तव में बदलने वाली है। उसकी उंगलियां चटकते ही इल्यूजन टूटता है और सबके सामने सच्चाई प्रकट होती है। वे सब उसी बैंक्वेट हॉल में खड़े हैं। चारों ओर फुसफुसाहटें उठती हैं। कूपर परिवार ने ये क्या किया? यंग मास्टर इतना नीच निकला तो क्या उसकी एस रैंक प्रतिभा की बातें झूठ थीं? लोग एलन की सच्चाई देखकर घृणा से भर जाते हैं। मेट्रियार्च स्तब्ध है। ये कैसे हुआ? एस को कैसे पता चला कि हम क्या करने वाले थे? पर वो संभलती है। अभी स्थिति बचानी है। एलन चिल्लाता है, सब झूठ है। सैल मुझे फंसाने की कोशिश कर रहा है। उसकी माँ भी सहमति जताती है, लेकिन तभी ड्यूक आइजैक आगे आता है, ताली बजाते हुए। वाह, क्या शानदार नाटक था! मेट्रियार्क झुककर कहती है, दंड दीजिए, मैंने ही एलन को आदेश दिया था। पर ड्यूक उसकी बात अनसुनी कर एलन को कमरे के पार फेंक देता है। एलन हाँफता है, मैंने कुछ गलत नहीं किया। ऐसे एक नाजायज बच्चा है। जो कुछ उसके पास है वो मेरा होना चाहिए था। चारों ओर से लोग बुदबुदाने लगते हैं। ड्यूक ने खुद अपनी ताकत से शिखर पाया था, पर क्या वो अपने बेटे की ऐसी करतूत सबके सामने उजागर करेगा? तब ड्यूक गूंजती आवाज में आदेश देता है, आज से उत्तराधिकारी प्रतियोगिता शुरू होती है। कोई नियम नहीं, जो जीतेगा वही वारिस कहलाएगा। और सब समझ जाते हैं, पहला लक्ष्य होगा एलन। इस बीच ड्यूक आइजैक ठंडी हंसी हंसता है। आखिरकार यह है महान कूपर परिवार की असली आत्मा, लालच और अहंकार में डूबी हुई। ड्यूक आइजैक ठंडी आवाज में कहता है, मैं हमारे दोनों परिवारों की एंगेजमेंट को रद्द करने का प्रस्ताव रखता हूँ। मैं अपनी बहन की शादी किसी झूठे और कमजोर आदमी से नहीं होने दूंगा। हॉल में सन्नाटा छा जाता है। ड्यूक कूपर जानता है ये सब इल्यूजनरी टाइम बॉक्स की शक्ति का परिणाम है, और इसमें कोई शक नहीं कि ड्यूक आइजैक अब एस के साथ मिल चुका है। लेकिन इतने सारे नोबल गवाहों के बीच अगर ये बात रॉयल फैमिली तक पहुंची तो कूपर परिवार की प्रतिष्ठा मिट्टी में मिल जाएगी। बेहतर है कि अभी पीछे हट जाए और बाद में बदला ले। वो ड्यूक आइजैक से हाथ मिलाता है, चिंता मत करो, मैं राजा को स्पष्टीकरण भेज दूंगा। फिर एस की ओर मुड़कर ठंडी निगाहों से कहता है, तुम एयर के खिताब के लिए लड़ सकते हो, लेकिन अगर तुमने परिवार की प्रतिष्ठा को नुकसान पहुंचाया तो मैं तुम्हें मिटा दूंगा। एस हल्की मुस्कान के साथ पूछता है, आप मुझे गायब करना चाहते हैं पिता? तो अभी क्यों नहीं करते? ड्यूक कूपर उसके फादर कहने पर ठिठक जाता है। कुछ पल चुप रहता है, फिर बिना जवाब दिए चला जाता है। बाहर एक नौकर पूछता है, आप सच में उसे सबक नहीं सिखाएंगे? ड्यूक कूपर कहता है, जरूरत नहीं, वो लड़का काफी कुशल है, बस उसका स्वभाव बहुत अप्रिय है। दूसरी ओर मेट्रियार्क गुस्से से भरी है। किसने सूचना लीक की? उस कमीने को कैसे पता चला कि हम कार्रवाई करने वाले थे? हाउसकीपर कांपते हुए कहता है, मुझे नहीं पता माई। तभी एक नौकर एंड्रिया को घसीटता हुआ लाता है। माई, इसे क्या करें? मेट्रियार्क ठंडी निगाह से कहती है, इसे डिमोनिक क्रीचर्स को खिला दो। लेकिन जैसे ही वो एंड्रिया को देखती है, उसके हाथों में जादुई ऊर्जा चमकती है। तो डिप्रिवेशन टेस्ट असफल रहा या हुआ ही नहीं? मेट्रियार्क बुदबुदाती है। फिर हाउसकीपर की ओर मुड़कर कहती है, दिखाओ मुझे उसके टैलेंट, तुमने जो छीना था। हाउसकीपर डरते हुए कहता है, उसका जादू बहुत उन्नत है, मैं पूरी तरह नहीं सीख पाया, बस कुछ दिन और दीजिए। मेट्रियार्क ठंडी हंसी हंसती है, दिनों की जरूरत नहीं, और अपने आदमियों को आदेश देती है, उसे यहीं खत्म करो। तलवारें झिलमिलाती हैं। मौत के डर से हाउसकीपर चिल्लाता है, सैल कूपर ने मजबूर किया था। पर मेट्रियार्क शांत स्वर में कहती है, कुत्ते ने मालिक को धोखा दिया तो मालिक ने कुत्ते को मार दिया, बस। वो एंड्रिया की ओर बढ़ती है, अब तेरी शक्ति मुझ में होगी। उधर एस सोच रहा है, एलन की नीचता सबके सामने उजागर करने के बाद भी फैमिली हेड उसे बचा रही है। शायद एलन की माँ के पीछे की शक्ति से डरती है। क्या वो मुझे कास्टल के नीचे इसलिए रख रही है ताकि मुझे नियंत्रित कर सके? लेकिन वो कसम खाता है, जब तक मैं एलन को वो सारा दर्द नहीं चखाऊं जो मैंने सहा है, मैं कहीं नहीं जाऊंगा। दरवाजे पर दस्तक होती है। एंड्रिया? वो पूछता है, लेकिन अंदर आती है ग्लोरिया। वो कहती है, भाई ने कहा था कि वो आइटम लौटाने वाला है, तो मैंने सोचा खुद ही ले लूं। एस सोचता है, अगर मैं आइजैक परिवार का समर्थन पालूं तो एलन को सीधा खत्म कर सकता हूं। पर उससे पहले ग्लोरिया पूछती है, क्या सोच रहे हो? एस हल्के व्यंग्य में कहता है, सोच रहा हूं तुम्हारे परिवार के स्तर का घर उस वस्तु को हेirloom क्यों मानता है जो केवल भ्रम पैदा करती है। ग्लोरिया मुस्कुराती है, जानना चाहते हो तो सुनो। फिर सोचती है, वैसे भी कोई इन दंत कथाओं पर यकीन नहीं करता, अगर मैं बता दूं तो वो मुझ पर एहसानमंद रहेगा। लेकिन एस उसे अनदेखा करता है। दरवाजा खोलते हुए कहता है, गुड बाय मिस ग्लोरिया। क्रोधित होकर ग्लोरिया कहती है, फिर लड़ाई होगी। स्पारिंग रूम में ग्लोरिया झपटती है, पर एस उसकी तलवार को बिना प्रयास रोक देता है। पलटवार में उसका ब्लेड ग्लोरिया की गर्दन पर टिक जाता है। तुमने कहा था पूरा दम लगाना। एस ठंडे स्वर में कहता है, अब वादा निभाओ, इल्यूजनरी टाइम बॉक्स का रहस्य बताओ। ग्लोरिया गहरी सांस लेती है।
वो बस एक लेजेंड है। किसी को नहीं पता कि वो सच है या झूठ, लेकिन कहा जाता है अगर कोई पावर ऑफ द स्टार्स की मान्यता पाले और इल्यूजनरी टाइम बॉक्स में पारंगत हो जाए तो वो अपनी पूरी जिंदगी की आहुति देकर किसी को रिबॉर्न करा सकता है। एस को समझ आ गया कि ये वही एंड्रिया थी जिसने उसकी पुनर्जन्म के लिए अपनी जिंदगी आहुति दी थी, इसलिए इस बार सिर्फ बदला ही नहीं, उसकी रक्षा भी उसकी जिम्मेदारी होगी। पर वह सोच पूरा करने से पहले उसके नौकर आते हैं और कहते हैं कि एंड्रिया पकड़ी गई है। एस गुस्से में पूछता है, किसने किया? बताया जाता है मात्रिक और कुछ सर्वेंट्स ने जंगल में उसे पकड़ लिया था। ग्लोरिया कहती है कि उसने सुना कि लोग कह रहे थे एंड्रिया अब यंग मास्टर की पर्सनल मेड बनेगी और बड़े होकर उसकी मिस्ट्रेस होगी। वे सोच रहे थे कि जिस यंग मास्टर की बात हो रही है वह एस ही है। ये सुनकर एस दिवालिया हुआ जा रहा है। वह तुरंत एंड्रिया को बचाने दौड़ा। ग्लोरिया सर्वेंट से कहती है कि उन सब का पीछा करो। एस की आंखों में जो आग दिख रही है उसे बचाने की रुचि नहीं, मार डालने का इरादा दिखा रहा है। एलन अपनी अपमान के लिए एस को कुत्सित करने की कसम खाता है और सोचता है कि उसे सबसे भयानक मौत दी जाएगी। सर्वेंट सलाह देता है कि एस एंड्रिया से प्यार करता है और एलन सिपाही के चालाक सुझाव की तारीफ करता है। उस पर एस को सबक सिखाया जाएगा। वह एंड्रिया को बताता है कि वह उसे अपनी केयर में रखेगा और उसे एक योग्य कॉन्क्यूबाइन बनाएगा। एंड्रिया सोचती है अब उसके पास मैजिक नहीं है, चेन्स ने उसे रोक रखा है, उम्मीद बस एस की रेस्क्यू पर है। एलन उस पर तंज कसता है कि जब एस उसे स्लेव बन के देखेगा तो उसका चेहरा कैसा होगा, पर एलन को चौंका देने वाला मुक्का एस ने उसके चेहरे पर दे मारा, उसे कमरे के पार फेंक दिया। एस ने एलन पर वार चलाए। सर्वेंट्स मदद को आए पर एस की ताकत के आगे वे चोट खा गए। ग्लोरिया ने एंड्रिया की चेन्स खोली और चेतावनी दी कि एस फिर से डिमोनाइजिंग हो रहा है। एंड्रिया ने उसे संभाला, मैं ठीक कर दूंगी। जब एस रुका, सर्वेंट्स एलन को ले गए। मेट्रियार्क ने एलन के बीटन रूप को देखा और एस से पूछा इसी तरह वह अपने पिता का एहसान लौटाएगा। एस पास गया, हाथ से खून निकालकर चैलेंज पेश किया, मैं एलन कूपर को एक होली बैटल में मौत तक अनुकूल बुलाऊंगा। वह कहता है कि जो भी एंड्रिया को धमकाएगा वह कभी कायम नहीं रहने देगा। 7 डेज बाद वे ड्यूलिंग एरिया में खड़े होते हैं। एस एलन को उकसाता है, मैंने उम्मीद नहीं की थी कि तुम 7 दिनों के दबाव के बाद भी भागोगे नहीं। एलन जवाब देता है, किसी बीटले जैसे तुम्हें कुचलने का मौका मैं खोने नहीं दूंगा। पर एस को शील्ड देखकर बुरा एहसास होता है और युद्ध शुरू हो जाता है। एलन मेडूसा की पेट्रिफिकेशन गेज निकालता है। एस डॉज करता है पर एलन चिल्लाता है, तू तो डांसिंग मंकी ही है। शैडो ओथ उसे मेडूसा के पेट्रिफाई से इम्यून नहीं बनाता क्योंकि पेट्रिफिकेशन एबनॉर्मल स्टेटस है, डैमेज माना नहीं जाता, इसलिए उसे ट्रांसफर नहीं किया जा सकता। एस के पास एक ही रास्ता बचता है, शील्ड को नष्ट करना। एलन गर्व से कहता है, जब तूने पर्सियस की सोर्ड चुराई मैंने मेडूसा की शील्ड हासिल की, यही है अंतर देतर और विद्रोही का। एस एलन पर कूदता है पर एलन मेडूसा का शील्ड समन कर वार ब्लॉक कर देता है। एलन याद करता है कि अब वह गोल्डन स्टाफ मेज है और एस पर ब्लड करप्शन चलाता है, एक ऐसा वाइल ब्लैक मैजिक जो हजारों आम लोगों की आत्माओं से परिपक्व होता है। ड्यूक आइजैक इसे देखकर ड्यूक कूपर से जवाब मांगता है पर कूपर चुप रहता है, ये उनके परिवार का सीक्रेट है। एलन करप्शन चलाता है पर एस पर असर नहीं होता। एलन हैरान है, उसने कई सैकड़ों बार परीक्षण किया पर अब भी कोई रेजिस्ट नहीं कर पाया। एलन और ड्यूक आइजैक दोनों चिंतित हैं। जब वे देखते हैं एस अनचाहे खड़े हैं, अब एलन और भी घातक जादू लगाता है। वह लाइफ सेप्टर का उपयोग करता है जो दूसरों की लाइफ फोर्स इकट्ठा करके टारगेट को तुरंत मार सकता है अगर उसके पास पर्याप्त लाइफ फोर्स जमा हो। जैसे ही शैडोज एस की ओर बढ़ते हैं, एलन कसम खाता है वह उन्हें दंड देना बंद नहीं करेगा। उन्हें दंड देना बंद नहीं करेगा। एस जानता है कि वह जानवर नहीं है, वह दैत्य बनना नहीं चाहता, इसलिए उसने निषिद्ध जादू ब्लड फॉर्मेशन का प्रयोग किया। सभी शैडोज अपनी सामान्य अवस्था में लौटते ही उत्सव मनाने लगते हैं और उसी क्षण एस का डिमोनिक ड्रैगन ड्यूल एरिया में उतरता है। जैसे ही एलन गिरा हुआ खड़ा रहता है, एस ठंडी आवाज में कहता है, अब अपनी आखिरी सांस का आनंद ले क्योंकि यही तेरी आखिरी होगी। ड्यूक आइजैक उस ड्रैगन आर्मर को देखकर हक्का बक्का रह जाता है। क्या ये लेजेंड सच हैं? किंवदंती कहती है अगर कोई ड्रैगन रेस अपने मास्टर की इच्छा के साथ तीव्र भावनाओं में एक हो जाए तो वे अपने रूप को बदल सकते हैं और मास्टर की शक्ति को कई गुना बढ़ा सकते हैं। इसे ड्रैगन आर्मर कहा जाता है। एलन इस दृश्य को देखकर कांप जाता है। इम्पॉसिबल, बीस्ट का एक्नॉलेजमेंट मिल भी जाए पर दिल और दिमाग का सिंक्रोनाइजेशन कभी नहीं हो सकता। वह इसे इल्यूजन समझकर तोड़ने की कोशिश करता है और निषिद्ध जादू का उपयोग करता है। एस कहता है, हमारा विल एक हुआ क्योंकि हमारे भीतर तेरे खिलाफ एक ही क्रोध जल रहा है। एलन अपने स्टाफ से वार रोकता है
पर एस अपनी सोर्ड से उसे काट देता है। उसका हाथ उसके शरीर से अलग हो जाता है। ये वार उन निर्दोषों के लिए है जिनकी प्रतिभा तूने चुराई। मैट्रियार्क उठती है, पर ड्यूक कूपर उसे बैठने को कहता है। एस फॉरबिडन मैजिक मॉन्स्टर को चीरते हुए कहता है, ये वार उन शैडोज के लिए है जिनकी जान तूने पिछले जीवन में चूस ली। एस एलन के पास्ट, प्रेजेंट और फ्यूचर सभी पापों की सजा देने ही वाला था कि मैट्रियार्क उसके बचाव में पहुंचती है। वह जादुई आर्टिफैक्ट से 8वें रिंग का होली शील्ड चलाती है। ड्यूक आइजैक सोचता है, क्या वो अफवाहें सच थीं कि मैट्रियार्क को जादुई बैकलैश से चोट लगी थी जब उसने पूर्व परिवार प्रमुख की हत्या की थी। अब वह समझ गया कि यह स्त्री असल में एस रैंक मेज है जिसने शादी के बाद युद्ध छोड़ दिया था। मैट्रियार्क 9वें रिंग का होली स्पीयर कंजर करती है और कहती है, अगर मुझे पता होता कि तू ऐसा राक्षस बनेगा तो तुझे तेरे जन्म के वक्त ही खत्म कर देती। आज मैं वो गलती सुधारूंगी। ड्यूक कूपर चिल्लाता है, बस करो, और मैजिक रिस्ट्रेनिंग रिपल छोड़ता है जिससे सभी के आर्मर और एबिलिटीज टूट जाती हैं। वह एस की ओर देखता है, कूपर परिवार तेरा स्वागत नहीं करता। अपने लोगों को ले और चला जा, इससे पहले कि मैं अपना मन बदलूं। एस शांत चेहरा लिए वहां से निकल जाता है। साथ में ड्यूक आइजैक भी चलता है। आइजैक पूछता है, क्या तू हमारे परिवार में शामिल होना चाहता है? एस मुस्कुराता है, क्या तुम्हें परवाह नहीं कि मुझे निष्कासित कर दिया गया है? क्या तुम कूपर परिवार से युद्ध घोषित करोगे? फिर वह कहता है, मैं आइजैक परिवार में शामिल नहीं हो सकता, पर सौदा जरूर कर सकता हूँ। राजा बीमार है और नोबल्स के बीच युद्ध निकट है। अगर मैं इंपीरियल एकेडमी में दाखिल हो गया तो राजधानी से समाचार सबसे पहले मुझे मिलेगा। ड्यूक पूछता है, मुझे तुझ पर भरोसा क्यों करना चाहिए और क्यों तुझे एकेडमी में दाखिला दिलाऊं? एस सोचता है, अब अपने ट्रम्प कार्ड का समय है। वह कहता है, क्योंकि मैं हिडन सोर्ड सेंट क्रिस का सीधा डिसाइपल बनने वाला हूँ। उसी वक्त कहीं शराब में डूबा सेंट क्रिस छींके मारता है। कौन मेरा नाम ले रहा है? कुछ दिन बाद सेंट गॉर्डन सिटी के बाहरी क्षेत्र में एस सामने के 3 टावरों की ओर इशारा करता है। वो तीनों सेंट गॉर्डन की सबसे मजबूत रक्षा हैं। होली ट्रिनिटी मैजिक टावर्स। इन्हें देखकर समझो हम शहर के करीब हैं। ड्यूक आइजैक कहता है, स्कूल के बाहर सावधान रहना, ये शहर नोबल्स से भरा है। एस मन ही मन सोचता है, आइजैक भरोसेमंद नहीं, वो अपने परिवार के हित के लिए किसी को भी धोखा दे सकता है। मुझे खुद ही रास्ता निकालना होगा। ड्यूक कहता है, चिंता मत कर, मैं इंपीरियल एकेडमी की सारी व्यवस्था कर दूंगा। बस मिस एंड्रिया को थोड़ी असुविधा सहनी पड़ेगी। वह तुम्हारी मेड बनकर नामांकन करेगी ताकि तुम दोनों वैध रूप से साथ रह सको। गार्ड्स को मैं अपने एस्टेट में रखूंगा, वे सुरक्षा और बैंडिट्स से निपटने में मदद करेंगे। साम्राज्य की राजधानी के पास बैंडिट्स के होने की खबर सुनकर एस को एक नया मौका दिखता है। ड्यूक बताता है कि उन्हें बैंडिट्स कहा जाता है, लेकिन असल में वे सेंट गॉर्डन के नोबल्स के अधीन काम करने वाले लोग हैं। एस सबको कहता है कि इन बैंडिट्स को वो संभालेगा और इसी बहाने वो समूह से अलग हो जाता है। ड्यूक पूछता है, और एंड्रिया का क्या? एस जवाब देता है, उसे इंपीरियल एकेडमी स्कूल ऑफ मैजिक भेज देना। घने जंगलों के बीच बैंडिट्स के एक छिपे ठिकाने के बाहर एस खड़ा होता है। एंजेला की पिछली जिंदगी की यादों के मुताबिक वो अब करीब 7 साल की होगी और गुप्त रूप से इसी ठिकाने में कैद है। उसका पिता क्रिस उसे पागलों की तरह ढूंढ रहा है और उसे पाने के लिए कुछ भी करने को तैयार है। एस सोचता है, अगर वो एंजेला को बचा ले तो क्रिस से सोर्ड टेक्निक्स सीखने का रास्ता खुल जाएगा। वो अपना ड्रैगन आर्मर समन करता है और बैंडिट्स की ओर दौड़ पड़ता है। अपनी सोर्ड्समैनशिप इनहेरिटेंस स्किल्स से वो एक एक करके बैंडिट्स को काटता हुआ उनके बॉस तक पहुंचता है। एस अपना ब्लड शैडो स्लैश इस्तेमाल करता है। बैंडिट उस तलवार को पहचान कर चौंक जाता है। ये तो कूपर फैमिली की ब्लड मैजिक सोर्ड है, लेकिन एस कहता है, मुझे फर्क नहीं पड़ता तुम कौन हो, और उसे मार देता है। ग्रिफिन उड़ते हुए वहां पहुंचती है, जैसे उसने एस के बताए ठिकाने को ढूंढ लिया हो। एस उसके पीछे पीछे हाइडआउट में दाखिल होता है। अंदर एंजेला उससे पूछती है, क्या आप अच्छे इंसान हैं? मुझे बचाने आए हैं? एस शांत स्वर में कहता है, मैं तुम्हें तुम्हारे पिता के पास ले जाने आया हूँ और उनसे सोर्ड टेक्निक्स सीखना चाहता हूँ। वो झूठ नहीं बोल सकता, क्योंकि एंजेला ने कभी बताया था कि वो किसी के झूठ और असली इरादे दोनों पहचान सकती है। एंजेला समझ जाती है कि एस सच बोल रहा है और उसके साथ जाने को तैयार हो जाती है, लेकिन बाहर निकलते वक्त एस को एहसास होता है कि रास्ता आसान नहीं। वो एंजेला से कहता है, बाहर जो बड़ा आदमी है वो बेहद ताकतवर है, मैं सिर्फ एक बार उसका हमला रोक पाऊंगा। जब मैं उसे डिस्ट्रैक्ट करूं, तुम जितनी तेज भाग सकती हो भाग जाना। बाहर एक 4 मीटर लंबा स्केलेटन कोलोसस खड़ा है जिसकी ताकत एक सोर्ड सेंट के बराबर है, और एस के सामने वाला तो लगभग 5 मीटर का है। एस जानता है कि इस बार उसकी जान भी जा सकती है। वो ड्रैगन आर्मर पहनता है, एंजेला को तैयार रहने को कहता है और कोलोसस की तरफ दौड़ पड़ता है। कोलोसस का वार रोकते हुए एस चिल्लाता है, अब भागो, उसकी आर्मर में अभी एक अंतिम स्किल बाकी है और यही सही समय है उसे आजमाने का। वो ड्रैगन आर्मर रिलीज सक्रिय करता है, जिससे आर्मर का मैजिक बलपूर्वक मुक्त होकर धमाके की तरह फट पड़ता है, एक भयानक शॉक वेव पैदा करते हुए। यह लाइफ सेविंग स्किल एस की आखिरी ढाल है।
स्केलेटन कोलोसस जैसे मॉन्स्टर को वो अपने रिवेंज के रास्ते में रुकने नहीं देगा। इस वक्त बस एंजेला को जिंदा निकालना ही उसका लक्ष्य है। जैसे ही कोलोसस एंजेला की ओर बढ़ता है, ग्रिफिन उसे हवा में उठा लेती है। एस जैसे ही बाहर निकलने लगता है, एक सील टाइप मैजिक अरे उसका रास्ता रोक देता है। बाहर निकलने के लिए उसे अरे के कोर को तोड़ना होगा, लेकिन कोलोसस पीछा कर रहा है। उसके पास कोर ढूंढने का वक्त नहीं। तभी एंजेला पूछती है, क्या वो कोर किसी ऐसी जगह है जहां जाने की दूसरों को मनाही थी? एस चौंक कर पूछता है, तुम्हें पता है कहाँ है? एंजेला बताती है, जब वो लोग मुझे कभी कभी बाहर ले जाते थे तब 3 जगह थीं जहां मुझे जाने नहीं देते थे। वो पास की दिशा में इशारा करती है। स्केलेटन कोलोसस बेहद मजबूत है लेकिन धीमा, और दूर से स्केलेटन कैनन चलाता है। मगर एस के पास अब ड्रैगन आर्मर नहीं है। अगर वो जरा भी छू गया तो गंभीर चोट लगेगी। वो कमरे में दाखिल होता है। दीवारें मजबूत हैं लेकिन ज्यादा देर नहीं टिकेंगी। एंजेला कहती है, ये बो जैसे मुझे बुला रही है। वो स्लाइफ्स ब्लेसिंग बो उठा लेती है और कहती है, बड़ा मॉन्स्टर आ रहा है, हमें अगले कमरे में जाना होगा। अगले कमरे में पहुंचकर उन्हें आखिर अरे का कोर मिल जाता है, लेकिन तब पता चलता है कि जिसने ये अरे बनाया था उसने स्केलेटन कोलोसस की सेल्फ डिस्ट्रक्शन भी ट्रिगर कर दी है। एस कहता है, अब मैं जो मूव इस्तेमाल करूंगा उससे मेरा दिमाग भी खो सकता है, तुम किसी तरह खुद को बचाना। फिर वो अपना आखिरी स्किल इस्तेमाल करता है, सोर्ड्समैनशिप इनहेरिटेंस 4th स्किल, ब्लड बाथ स्टॉर्म। इसी बीच इंपीरियल एकेडमी में एक मैसेंजर क्रिस के पास दौड़ता हुआ आता है। सेकंड प्रिंस का डेडब्रिंगर शहर छोड़ चुका है, क्या हम लोगों को उसके पीछे भेजें? क्रिस बस मुस्कुराता है और कहता है, मेरी वाइन का ख्याल रखना, मैं खुद जाकर देखता हूँ। मैसेंजर को देखकर खुशी होती है कि उसका लॉर्ड आखिरकार आजाद हो गया है। वहीं दूसरी ओर बैंडिट लेयर में एस फिर से डीमन के प्रभाव में है। उसकी आंखें खून से लाल हैं और अब वो एंजेला पर ही हमला करने को तैयार है। एंजेला को याद आता है कि एस ने कहा था किसी भी हाल में जिंदा रहना। वो अपनी बो उठाकर एस पर वार करती है लेकिन नाकाम रहती है। डीमन के कब्जे में आया एस धीरे धीरे आगे बढ़ता है, जबकि एंजेला अब एक कदम भी पीछे नहीं जा पाती। वह उसे उठा लेता है जैसे उसकी प्योर ब्लड पीने की चाहत हो। एंजेला कांपती आवाज में कहती है, एस दुखी मत होना, तुमने अपनी पूरी कोशिश की। उसकी बात सुनकर एस की चेतना लौट आती है। उसे एहसास होता है कि डीमन हद पार कर चुका है। ब्लड डीमन हैरान होता है, तू खुद मेरे नियंत्रण से कैसे निकल गया? वो गरजता है, मत लड़ा मुझसे, तू मुझसे बच नहीं सकता, तेरी आत्मा सदा मेरी रहेगी। एस शांत स्वर में कहता है, तेरा प्रभाव डरावना है लेकिन मुझे बस एक मूव चाहिए। और तभी एस इस्तेमाल करता है ब्लड फीस्ट। ब्लड डीमन चीखता है, तू खुद को नष्ट कर रहा है, अब कभी सोर्ड्समैन नहीं बन पाएगा। लेकिन एस ठंडे स्वर में जवाब देता है, क्रिस मेरी मदद करेगा और जल्द ही तुझसे भी निपट लूंगा। डीमन आखिरी बार फुफकारता है, दूसरों पर भरोसा मत कर वरना पछताएगा। तभी सैंड्रू का डेथ ब्रिंगर पहुंचता है, प्रिंस को मुसीबत में डालने वाले एस को मारने। वो खंजर उठाता है पर एंजेला अपने शरीर से एस को ढाल देती है। बिग ब्रदर को मत चोट पहुंचाओ। डेथ ब्रिंगर की आंखें फैल जाती हैं, उसका हाथ कई टुकड़ों में कट चुका है। दरवाजे पर खड़ा था एंजेला का पिता क्रिस। क्रिस अपनी बेटी को गले लगाकर कहता है, चलो घर चलते हैं, मगर एंजेला कहती है, पापा एस को छोड़कर मत जाइए। क्रिस उसकी ओर देखता है, फिर एस से कहता है, मैं तेरी बॉडी ठीक कर सकता हूँ। एस मुस्कुराता है, मुझे सिर्फ शरीर नहीं, आपकी लेगेसी चाहिए। क्रिस जवाब देता है, अभी तो मैं ही एंजेला को बचा रहा हूँ। एस कहता है, मेरी गलती से कुछ दिक्कतें जरूर आईं, लेकिन इसी वजह से आप सेकंड प्रिंस के कंट्रोल से आजाद हुए। 7 दिन बाद इंपीरियल एकेडमी में क्रिस बताता है, तेरा शरीर पूरी तरह नहीं भरा, फिर भी मैंने एम्पायर को घोषित कर दिया है कि तू मेरा उत्तराधिकारी बनेगा। एस पूछता है, तो अब मैं इंपीरियल एकेडमी का दुश्मन बन गया? क्रिस मुस्कुराता है, अगर चाहे तो तू मेरा डिसाइपल रहना छोड़ सकता है। दोनों गलियारे में चलते हैं, तभी स्टूडेंट्स फुसफुसाने लगते हैं, वो वही है जिसने अपने भाई शायद पूरे परिवार को ही मार दिया। एस कहता है, इनहेरिटेंस ही सब कुछ नहीं, कुछ स्टूडेंट्स की नफरत मुझे रोक नहीं सकती। तभी विलियम, एक कॉमनर स्टूडेंट और गोल्ड स्वॉर्ड मास्टर सामने आता है। वो गरजता है, एस एक विलन है जिसने अपने खून के भाई को मारा। उसने स्वॉर्ड सेंट क्रिस को भी धोखा दिया। मैं उसे ड्यूअल में हराकर उसका ऑनर छीन लूंगा। एस सोचता है, ये दुश्मनी इतनी गहरी, ये तो सैंड्रू का खेल है। विलियम के भीतर का जस्टिस सेंस उसी के हाथों इस्तेमाल हो रहा है। विलियम कहता है, अगर हिम्मत नहीं है तो स्वॉर्ड सेंट क्रिस का नाम छोड़ दे। एस अपनी तलवार खींचता है, याद करता है पिछली जिंदगी में भी यही हुआ था, तब भी विलियम किसी के इशारे पर था। रीबर्थ के बाद ये दोबारा। एस ठंडी मुस्कान के साथ कहता है, ठीक है, अगर मैं जीत गया तो तू अपनी इटर्नल लॉयल्टी देगा। ड्यूल शुरू होता है, स्टूडेंट्स चारों ओर खड़े हैं, चिल्लाते हैं, विलियम इसे सबक सिखा, इंपीरियल एकेडमी कोई सड़क का अखाड़ा नहीं है। विलियम इंपीरियल सोर्ड्समैनशिप की हेवी क्लीव तकनीक से एस पर टूट पड़ता है। एस ब्लड डीमन सोर्ड से उसका वार सहजता से रोक देता है, कहता है, हार मान ले, तू मेरा मुकाबला नहीं। विलियम गुस्से में सोर्ड्समैनशिप एनरेज्ड स्किल सक्रिय करता है। एस ने अभी अभी ब्लड लाइट स्टीलिंग शैडो इस्तेमाल किया था, उसे 10 सेकंड की कूल डाउन चाहिए।
विलियम अपने अल्टीमेट कॉम्बो से हमला करता है, वही जो उसने एकेडमी में मास्टर किया था, लेकिन एस हर वार को चकमा देता है। विलियम समझता है ब्लड मैजिक बाकी मैजिक से अलग है। एस की हालत कमजोर है, फिर भी वो ब्लड डीमन सोर्ड्समैनशिप की दूसरी टेक्निक चला रहा है जो सिल्वर सोर्ड गार्डियन के स्तर की है। एस जानता था कि अगर उसने अपनी थर्ड टेक्निक का इस्तेमाल किया तो वो सिर्फ ब्लड डीमन फैंटाज्म को ही नहीं जगाएगा, बल्कि अपना नया ठीक हुआ शरीर भी फिर से बर्बाद कर देगा। लेकिन विलियम की लॉयल्टी पाने के लिए एस अपनी जान दांव पर लगाने को भी तैयार था। उसने अपनी 1000 ब्लड शैडो ब्लेड्स टेक्निक का इस्तेमाल किया, तलवार विलियम की ओर घुमाई, लेकिन वॉर करने से पहले ही रुक गया। विलियम हैरान था, उसने कभी नहीं सोचा था कि तलवारबाजी इतनी भयावह भी हो सकती है। एस ने जब उसे देखा तो बोला, तेरा चेहरा फिर से देखकर कुछ पुरानी यादें लौट आईं, पर उसी वक्त एस का शरीर फिर से डीमोनाइज्ड होने लगा। विलियम ने महसूस किया कि उसके ब्लड लस्ट में कुछ गड़बड़ है। क्रिस तुरंत समझ गया कि एस ने ब्लड मैजिक का इस्तेमाल किया है। बाकी छात्र उसे देखकर चीख उठे, वो एक ईविल विलन है जो इंसानों को मारने में हिचकिचाता नहीं। उन्होंने तलवारें तानी, पर विलियम ने बीच में आकर उन्हें रोका। उन्होंने विलियम से कहा, पीछे हटो, अब कुछ नहीं किया जा सकता। मगर विलियम गरजा, एस ने मेरी इटर्नल लॉयल्टी हासिल कर ली है। अगर वो ईविल भी है तो मैं उसके लिए लड़ूंगा और मरूंगा भी उससे पहले। क्रिस ने यह सब देखकर अपने जवान दिनों का खुद को देखा। उसने छात्रों से कहा, किसी की कमजोरी का फायदा उठाना इंपीरियल एकेडमी के छात्रों का तरीका नहीं है। जब एस ठीक हो जाएगा तब तुम्हें मुकाबले के भरपूर मौके मिलेंगे। क्रिस एस को लेकर वहां से चला गया। तभी मोरन श्यूवर्ट फैमिली का दूसरा बेटा सेकंड प्रिंस से बोला, अब क्या करें? प्रिंस ने मुस्कुराते हुए कहा, मुझे याद है एस अकादमी में नोबल रिकमेंडेशन से दाखिल हुआ था। चलो ट्रायल मिशन हॉल चलते हैं। दूसरी ओर एंड्रिया ने प्रोफेसर कैसरिन से कहा कि वो एस की मदद करना चाहती है, क्योंकि सिर्फ वही ब्लड डीमन फैंटाज्म को शांत कर सकती है। प्रोफेसर कैसाडिन ने कहा, बेहतर होगा कि तुम उससे दूर रहो। वो जिस चीज का अभ्यास करता है वो ईविल ब्लड मैजिक है। लेकिन एंड्रिया ने तुरंत पलटकर कहा, आप ही ने तो कहा था कि मैजिक फैक्शन और एथिक्स ऑफ मैजिक का कोई संबंध नहीं। कैसाडिन ने गंभीर होकर कहा, ज्यादातर जादू का नहीं होता, लेकिन ब्लड मैजिक अलग है। दूसरी ओर क्रिस ने एस से कहा, अगर तू सच में ब्लड मैजिक के जरिए ब्लड डीमन सोर्ड्समैनशिप को परफेक्टली सीखना चाहता है तो तेरे पास परफेक्ट मेंटल पावर, विल पावर और फिजिक होना चाहिए। उसने बताया कि पिछले 7 दिनों में उसने खुद दर्द सहकर एस को रिकवर करवाया। उसे सिखाया कि कैसे ब्लड लाइन मैजिक पावर का इस्तेमाल करके शरीर को स्ट्रेंथन किया जा सकता है। क्रिस ने एस को घूरते हुए कहा, अगर तू खुद को ही खत्म कर देगा तो कूपर फैमिली से बदला कौन लेगा? क्या यही है तेरी कृतज्ञता? आधा ठीक हुआ शरीर फिर से बर्बाद कर रहा है। एस ने ठंडे स्वर में कहा, मैं इतना नाइव नहीं हूँ, लेकिन कुछ चीजें ऐसी होती हैं जिनके लिए सब कुछ दांव पर लगाना बनता है। क्रिस गरजा, अगर तू मर गया या दूसरों को नुकसान पहुंचा दिया तो? एस ने शांत भाव से कहा, मुझे भरोसा है मेरा मास्टर अपने डिसाइपल एयर को पागल होकर मैसेकर करने नहीं देगा। तभी दरवाजे पर जॉर्ज ब्रैंडन, कॉम्बैट एकेडमी ब्रांच का हेड खड़ा था। उसने खांसते हुए कहा, तुम लोग काफी बातें कर चुके हो। क्रिस ने भौहें सिकोड़ते हुए कहा, तू यहाँ क्या कर रहा है? यहाँ तेरी कोई जगह नहीं। जॉर्ज ने कहा, एस एक नोबल रिकमेंडेशन छात्र है। नियमों के अनुसार उसे 1 हफ्ते के भीतर ट्रायल मिशन पूरी करनी होगी ताकि वो अपनी एलिजिबिलिटी साबित कर सके। जाते जाते जॉर्ज ने कहा, क्रिस, अपने छोटे छोटे स्कीम से स्कूल की टीचिंग ऑर्डर मत बिगाड़ो। हेडमास्टर तुझसे नरमी बरतता है, मैं नहीं। एस ने पूछा, मास्टर, क्या आपका उससे कोई झगड़ा है? क्रिस हंस पड़ा, वो बस एक पुराना ब्लेड है जिसे कोई भी इस्तेमाल कर सकता है। वो बूढ़ा जिद्दी आदमी बस किस्मत से मेरी तलवार से बच गया था। उसने कहा, जब तक तू रूल्स नहीं तोड़ेगा तुझे उसकी परवाह नहीं करनी चाहिए। क्रिस ने गंभीरता से कहा, जा तैयारी कर। अगर मिशन उस बूढ़े ने खुद अरेंज किया है तो आसान नहीं होगा। उस रात विल्डरनेस सीक्रेट रेल्म के एंट्रेंस पर सेकंड प्रिंस और मोरन श्योवाट खड़े थे। प्रिंस ने कहा, जो ट्रायल मिशन जॉर्ज ब्रैंडन ने एस को दी है वही इस सीक्रेट रेल्म में है। अंदर जा और पोशन को वाटर सोर्स में मिला दे। बाकी ये कि एस कितना पागल होगा ये इस पर निर्भर करेगा कि क्रिस कब तक खुद को रोक पाता है। अगले दिन एस ने विलियम से कहा, मैं मिशन स्वीकार करने के बाद तुझसे मिलने ही आ रहा था। विलियम ने कहा, यह मिशन आसान नहीं होगा, लेकिन एस मुस्कुराया, मुझे पता है जॉर्ज मेरे मास्टर को नापसंद करता है, इसलिए वो जानबूझकर मुझे मुश्किल में डालेगा। विलियम ने गहरी सांस लेते हुए कहा, हालात बहुत उलझे हुए हैं। सब ग्रैंड हॉल में इकट्ठे हैं सिर्फ ये देखने के लिए कि तू कैसे अपना तमाशा बनाता है। जब वो रजिस्ट्रेशन डेस्क पर पहुंचे, फीलिक्स ने पूछा, नाम? एस ने ठंडे स्वर में कहा, मैं यहाँ ट्रायल मिशन लेने आया हूँ। फीलिक्स ने फाइल्स पलटते हुए कहा, सीक्रेट रेल्म में म्यूटेशन हुआ है, इसलिए तेरे मिशन की डिफिकल्टी अब हाईली डेंजरस में बदल दी गई है। अब इसके लिए कम से कम 4 लोगों की टीम चाहिए। विलियम ने कहा, इसे सोलो नॉर्मल डिफिकल्टी मिशन में बदल दो। लेकिन फीलिक्स ने मुस्कुराकर कहा, सोलो मिशंस अगले हफ्ते अनाउंस होंगी और अकादमी के नियम कहते हैं कि एस को 3 दिनों के भीतर ट्रायल मिशन पूरी करनी ही होगी। फीलिक्स ने व्यंग्य से पूछा, तो क्या करेगा एस? 4 लोगों को ढूंढने की कोशिश या अकादमी छोड़कर भाग जाना? तभी एक छात्र बोला,
फीलिक्स, तू उससे बात भी क्यों कर रहा है? मैं होता तो 3 दिन के लिए सिस्टम बंद कर देता। इसने पूछा, क्या सच में तू सोचता है कि मैं टीममेट्स नहीं ढूंढ पाऊंगा? फीलिक्स बोला, मुझे फर्क नहीं पड़ता, पर बाकी लोग तुझे अकादमी में शामिल नहीं देखना चाहते। कोई भी नहीं चाहता कि तू विलियम जैसा लैकी बने। तभी एस ने अपनी ब्लड सोर्ड बाहर निकाली और कहा, अगर मैंने टीम बना ली तो तू अपनी आंखों होते हुए भी अंधा कहलाएगा और विलियम से माफी मांगेगा। फीलिक्स तिलमिलाया, जब तक तू मुझे मार नहीं देता मैं नहीं झुकूंगा। एस ने कहा, तुझे मारूंगा नहीं, लेकिन जो कुछ तूने कहा वो मैं मास्टर क्रिस को बताऊंगा और वो अपने डिसाइपल की रक्षा करेंगे। फीलिक्स बोला, पहले रात तक टीम जुटा ले, फिर मुंह खोलना। तभी पीछे से आवाज आई, हम जुड़ेंगे। वो थीं ग्लोरिया, एंड्रिया और विलियम खुद। एस मुस्कुराया, अब मेरे स्क्विंटी आइड सीनियर, मिशन रजिस्टर कर और अब घुटनों पर गिरकर माफी मांग। पूरे हॉल में सन्नाटा छा गया। जब फीलिक्स घुटनों पर गिरा, एक छात्र फुसफुसाया, जैसा सोचा था, विलन तो विलन ही रहेगा। सीनियर फीलिक्स सिर्फ रूल्स फॉलो कर रहा था और ये क्रिस के नाम से दूसरों को धमका रहा है। बाहर निकलते हुए विलियम ने कहा, मेरे लिए इतना आगे जाने की जरूरत नहीं थी। लेकिन एस ने ठंडे लहजे में कहा, जब तक हम गलत नहीं हैं, हमें किसी भी ट्रैश को अपने ऊपर राज करने का हक नहीं देना चाहिए। फेलिक्स ह्यूमिलिएशन से कांपता हुआ जॉर्ज ब्रैंडन के पास पहुंचा और बोला, मुझे जाने दीजिए, मैं खुद जाकर एस को मार दूंगा। जॉर्ज ने शांत स्वर में कहा, नियम मत भूलो, आज जो शर्म तूने झेली है उसे गुस्से में नहीं ताकत में बदल। अगले दिन जब टीम मेलिसास डेंस फॉरेस्ट पहुंची, विलियम ने कहा, यही वो जगह है जहां प्राचीन एनिग्मेटिक सॉर्सरर मेलिसा की इनहेरिटेंस छिपी बताई जाती है। सैकड़ों सालों से ये रेल्म अकादमी के पास है, लेकिन कोई भी उस विरासत को नहीं ढूंढ पाया। उसने आगे समझाया, ये पूरा क्षेत्र एक माउंटेन फॉरेस्ट है, निकलने का रास्ता पहाड़ की चोटी के लेक तक जाता है। विलियम ने गंभीरता से कहा, बेस एरिया सबसे खतरनाक है, वहां नाइटमेयर लेवल मैजिकल बीस्ट घूमते हैं जिनकी ताकत टाइटल्ड सोर्ड सेंट्स जितनी है। तभी एस को कुछ हरकत महसूस हुई। उसने धीमे से कहा, सब तैयार रहो, कुछ आ रहा है। विलियम ने देखा और कहा, ये मेलिसास इंसेक्ट स्वार्म है, इससे लड़ना बेकार है, कोई फायदा नहीं मिलता, बस रास्ता बदलो और आगे बढ़ो। लेकिन तभी सामने से भागते हुए कुछ एडवेंचरस चिल्लाए, भूल जाओ, ये स्वार्म पीछा नहीं छोड़ता। हम 20 मिनट से भाग रहे हैं, 5 बार दिशा बदली, फिर भी पीछा नहीं छोड़ा। एंड्रिया ने तुरंत मैजिक स्पेल से एक बड़ा शील्ड कॉन्जर किया। एस ने देखा और बोला, 20 मिनट से भाग रहे हो और तलवार निकालने की हिम्मत नहीं हुई? ऐसे लोग खुद को जीनियस कहते हैं। उसने ब्लड सर्पेंट स्किल एक्टिवेट किया, सैकड़ों कीड़ों को चीर डाला। जैसा उम्मीद थी, वो कीड़े वर्थलेस निकले। किसी ने भी ब्लड माना नहीं बढ़ाई, लेकिन बचने वाले एडवेंचरर्स ने राहत की सांस ली। तभी एस ने कहा, शर्म नहीं आती? तुम दुश्मन से बचाए गए हो। उनमें से एक नोबल लड़की ने व्यंग्य से कहा, दुश्मन? हम तुम्हें दुश्मन क्यों माने? तू तो वो नीच है जो न टाइटल पा सकता है न लैंड, बस हमारा मनोरंजन करने लायक। उसने घमंड से कहा, अगर तुझमें थोड़ा भी सेंस है तो मुझे बाहर तक एस्कॉर्ट कर, शायद तुझे रिटेनर की जगह दे दूं। उसी पल जंगल की दिशा से गड़गड़ाहट आई। विलियम ने तलवार संभालते हुए कहा, तैयार हो जाओ, वो मॉन्स्टर्स हैं जिन्हें कीड़ों की गंध ने यहाँ खींच लिया है। एस ने देखा कि उन मॉन्स्टर्स में कुछ गड़बड़ है। उसने सबको चेताया, सावधान रहो, कुछ ठीक नहीं लग रहा। लेकिन वो जानता था, फर्क नहीं पड़ता, एक एक करके सबको काट दूंगा। उसने बर्फीली आवाज में कहा, कूपर फैमिली की ब्लड डीमन सोर्ड्समैनशिप कोई साधारण तलवार कला नहीं थी, ये ब्लड मैजिक पर आधारित एक प्राचीन इनहेरिटेंस थी। क्योंकि ये शक्ति शरीर की जगह मैजिक एनर्जी से लेती है, इसलिए इसके वार अजीब और अप्रत्याशित होते हैं, जिन्हें रोकना लगभग नामुमकिन होता है। किसी ब्लड मेज के लिए अपनी मैजिक कैपेसिटी बढ़ाने का तरीका भी अलग होता है। जिस तरह एक वॉरियर शरीर को मजबूत करता है, वैसे ही एक ब्लड मेज किल, कंट्रोल द ब्लड, यूज द ब्लड पर निर्भर करता है। यही है ब्लड मैजिक का मूल मंत्र। पर समस्या ये थी कि ब्लड मेजेस का शरीर कमजोर होता है, इसलिए वे जल्दी नहीं बढ़ पाते। लेकिन ब्लड सोर्ड्समैन के साथ ये कमजोरी नहीं होती। जब तक वो ब्लड डीमन सोर्ड्समैनशिप के गुप्त तरीकों का पालन करता है, जितना अधिक रक्त उतनी अधिक शक्ति। मगर इस शक्ति की कीमत थी मरे हुए लोगों की मैलिस, उनकी नफरत, उनके श्राप, ये सब मिलकर शरीर में एक इटर्नल ब्लड डीमन फैंटाज्म बना देते हैं। एक ऐसा श्राप जिसे सिर्फ अडिग इच्छा शक्ति वाला व्यक्ति ही दबा सकता है। एंड्रिया ने देखा कि एस हर मरे हुए मॉन्स्टर का खून सोख रहा है। उसने चिंतित होकर पूछा, एस तू ठीक है? एस ने शांत होकर कहा, फिक्र मत कर, जब तक मास्टर क्रिस मेरी शक्ति को रेगुलेट कर रहे हैं, ये हाई लेवल क्रीचर्स मुझे कुछ नहीं कर सकते। जैसे जैसे एस ब्लड मैजिक में डूबता गया, एंड्रिया ने बाकी सबकी रक्षा के लिए वॉल ऑफ स्टार्स स्पेल एक्टिवेट किया। ग्लोरिया ने पूछा, क्या ये वैसा ही है जैसा ड्रैगन लेयर में हुआ था? एंड्रिया ने कहा, नहीं, ये कुछ और है। पर इससे पहले कि वो समझा सके, स्टारलाइट ने उसे बीच में रोका। इसमें समझाने जैसा कुछ नहीं है। जो भी ब्लड मैजिक सीखता है, आखिर में पागलपन में गिरता ही है। सबको पता है, कूपर फैमिली के पहले 2 मुखिया भी इसी कारण पागल हुए थे। कहते हैं कि वर्तमान मुखिया साइलेंट सोर्ड सेंट बना ताकि ब्लड मैजिक के प्रभाव को अपने खून से अलग रख सके। एंड्रिया ने नोबल लड़की से कहा, मेरे साथ स्टारलिंग टेक्निक मिलाओ। उसने हंसकर कहा, बेकार है,
एस पर इस तरह का स्पिरिचुअल रेजोनेंस चलाना मौत को बुलाना है। पर एंड्रिया ने आंखें बंद की और एस की स्पिरिचुअल वर्ल्ड में प्रवेश कर गई। वहां उसने डीमन फैंटाज्म को देखा, जो हंसते हुए बोला, किसी को अपनी जान जोखिम में डालते देखे बहुत दिन हो गए। एंड्रिया ने चीख कर पूछा, तूने एस के साथ क्या किया? डीमन बोला, मैंने नहीं किया, उसने खुद वो निगल लिया जो नहीं निगलना चाहिए था। पहला कूपर जिसने मुझे बनाया था वो भी इसी चीज से मारा गया था। डीमन ने धीमी आवाज में कहा, अब भी बचाना चाहती है उसे? तो मैं तेरे दिल में एक ब्लड डीमन सीड बो दूंगा और बता दूंगा कैसे। एंड्रिया ने सहमति में सिर हिलाया। डीमन हंसा, तू बहुत दयालु है, अपनी भलाई के लिए ही खतरनाक। जब उसने देखा कि एंड्रिया इतनी कम उम्र में 7 रिंग स्टारलाइट स्पेल चला रही है, वो नोबल लड़की ताने मारने लगी। लगता है इसने अपनी पूरी जिंदगी बस ट्रेनिंग में घंवा दी, असली लाइफ जीना नहीं आता इसे, एक गरीब लड़की जो बस मेहनत जानती है। ग्लोरिया ने भड़क कर कहा, या तो आकर मदद कर या फिर पीछे रहकर मुंह बंद रख। उसी वक्त डीमन ने एस का मजाक उड़ाया, एक लड़की से बचाया जाना ट्रैश के सिवा कुछ नहीं। तू एस घर जा, दफा हो जा। डीमन हंसा, अगर मैंने एंड्रिया से वादा न किया होता कि तुझे बचाऊंगा तो मैं इस गंदी जगह आता भी नहीं। फिर उसने कहा, याद रख, मैं सिर्फ एक बार बताऊंगा, पहचान कौन सा रक्त तुझे पागल कर रहा है। एस ने ध्यान लगाया और उस अशुद्धता को अलग किया। डीमन बोला, अगर ये चीज फिर तेरे खून में गई तो वो लड़की जिसकी तुझे परवाह है मैं खुद मार दूंगा। अगली बार मिलेंगे, बहुत जल्द। एस ने ठंडे स्वर में कहा, अगली बार तुझे पछतावा होगा। इसके बाद एस ने ब्लड सर्पेंट वायलेंट फीस्ट चलाया। चारों ओर लाशें बिखर गईं। उसने हर मॉन्स्टर का खून सोख लिया और जंगल लाल चमक में डूब गया। तभी आसमान में एक तेज रोशनी फटी। ग्लोरिया ने चौंक कर कहा, हाफ सेंट लेवल पावर हाउस रेल में प्रवेश कर गया है। इसका मतलब स्कूल को हालात का पता चल गया, कोई टीचर हमें निकालने आया है। एस ने पूछा, हाफ सेंट, किसी ट्रायल मिशन के लिए इतनी बड़ी ताकत क्यों भेजी गई? एस ने तलवार संभालते हुए कहा, कोई फर्क नहीं पड़ता, मैं मिशन पूरा करूंगा। तभी आसमान से उतरी आकृति ने सारे बीस्ट्स को एक ही वार में चीर डाला। वो था ओलिवर, इंपीरियल एकेडमी का एडवांस्ड सोर्ड्समैनशिप इंस्ट्रक्टर। लेकिन वो यहाँ मदद करने नहीं आया था। उसका असली मकसद था एस की बॉडी वापस ले जाना, ताकि सैंड्रू की नजर में उसका नाम ऊंचा हो जाए। ओलिवर के पास वो आइटम था जिसे मैजिक एकेडमी ने खास तौर पर ब्लड मैजिक यूजर्स को लोकेट करने के लिए बनाया था। अब उसके लिए एस को ढूंढना और मार देना बेहद आसान था। लेकिन तभी एस ने विलियम से पूछा, क्या तुम जानते हो कि हाफ सेंट का लेवल असल में क्यों होता है? क्या सिर्फ अपनी इज्जत बचाने के लिए उन्होंने खुद को ये टाइटल दे दिया? ओलिवर ने दूर से एस और विलियम को देखा, साथ में वो सारे स्टूडेंट्स भी थे जिन्हें उन्होंने बचाया था। अब ओलिवर जान गया कि इतने विटनेसेस के सामने एस से सीधे निपटना आसान नहीं होगा। स्टूडेंट्स ने जब प्रोफेसर ओलिवर को देखा तो उन्हें लगा कि वो उन्हें बचाने आया है, लेकिन ओलिवर के दिमाग में कुछ और चल रहा था। उसने सोचा, अब कोई और रास्ता नहीं। अगर मैं उस डिसाइपल को मिटा दूं जिसने सीक्रेट रेल्म में एनोमली पैदा की, तो सब मुझे एक सच्चा टीचर समझेंगे। अगले ही पल एस ने ओलिवर की मर्डरस ऑरा महसूस की, लेकिन तब तक देर हो चुकी थी। ओलिवर ने उस पर हमला कर दिया। ओलिवर ने कहा, तुम्हें गर्व होना चाहिए कि तुम्हें सोर्ड सेंट के स्तर की एक स्लैश से मारा जाएगा। लेकिन एस अब समझ गया था, ये हाफ सेंट्स असल में गोल्ड सोर्ड मास्टर्स होते हैं जो सोर्ड सेंट लेवल अटैक्स छोड़ सकते हैं। ओलिवर को एहसास हुआ कि एस मरा नहीं। वो फिर उठ खड़ा हुआ। तभी उसे याद आया, ब्लड डीमन फैंटाज्म ने उसे सिखाया था कि कैसे ब्लड मैजिक से अपने खून में जहर महसूस किया जाता है। लेकिन एस ने देखा, ये जहर नहीं, ये तो ओलिवर की इंटरनल पावर की चाल थी। उसने उस पावर के फ्लो को समझ लिया और उसी पल उसे एहसास हुआ, अगर मैं इस मैकेनिज्म को पूरी तरह समझ लूं तो एक दिन दूसरों की टेक्निक्स भी रेप्लिकेट कर सकता हूं। तभी विलियम ने पीछे से ओलिवर पर हमला किया। अब ओलिवर भी डर गया। ये दोनों इतने कठिन क्यों हैं? उसके पास बस एक ही मूव बचा था। उसने वो मूव इस्तेमाल किया और उसी समय झील में सोया हुआ मॉन्स्टर जाग उठा। ओलिवर मुस्कुराया, स्टूडेंट्स मेरे इस रियल बैटल ट्रेनिंग के लिए मुझे हमेशा याद रखेंगे। और वह वहां से चला गया। ओलिवर के जाते ही स्टूडेंट्स पर असली खौफ टूटा। मॉन्स्टर उनके सामने था और उनमें से एक लड़का टूट गया। मैं मर नहीं सकता, मुझे अब भी अपने परिवार के लिए पैसे कमाने हैं, मुझे सफल होना है। लेकिन मॉन्स्टर झपट पड़ा। तभी एस ने आदेश दिया, विलियम, अपनी ताकत से ब्लॉक करो। एंड्रिया, ग्लोरिया, स्टूडेंट्स की रक्षा करो। विलियम ने कहा, क्रिस्टल मेरा मिशन है। एस ने ठंडे स्वर में कहा, अगर मॉन्स्टर नहीं मरा तो तुम्हारा मिशन वैसे भी असफल होगा। अब एस जानता था कि अगर उसने ब्लड शैडो ब्लेड्स जैसे हाई लेवल टेक्निक्स का इस्तेमाल किया तो ब्लड डीमन फिर से उसके शरीर पर कब्जा कर लेगा। इसलिए उसने सिल्वर लेवल से नीचे की मैजिक और सोर्ड्समैनशिप का ही उपयोग करने का निर्णय लिया। उसने क्रिस्टल लिया और विलियम से कहा, बस मुझे कुछ वक्त दो। विलियम मॉन्स्टर को रोकता रहा जबकि एस क्रिस्टल अब्सॉर्ब करने लगा। ग्लोरिया ने अपनी पूरी ताकत झोंक दी, सोर्ड डांस सिम्फनी, और हवा से गिरती बिजली की तरह वार किया। आखिरकार जब एस ने ब्लड मैजिक क्रिस्टल पूरी तरह अब्सॉर्ब कर लिया, उसने दहाड़ते हुए अपना अल्टीमेट मूव इस्तेमाल किया, ब्लड फ्लेम सैवेज सर्पेंट स्लैश। एक ही वार में मॉन्स्टर टुकड़ों में बिखर गया। लड़ाई खत्म होते ही एक स्टूडेंट लुई आगे बढ़ा
तलवार उठाई और कहा, वो डेविल जिसने ब्लड मैजिक सीखी, वो शैतान जिसने अपने भाइयों को धोखा दिया, मैं ही गलत था। वो घुटनों पर गिर पड़ा। माफ कर दीजिए एस, अगर आप न होते तो हम सब मर चुके होते। धीरे धीरे सारे स्टूडेंट्स झुक गए, अपनी गलती स्वीकारते हुए। लेकिन तभी एक लड़की ने चिल्लाकर इशारा किया, वो देखो, इंसेक्ट स्वार्म। एस ने अपनी ब्लड विजन खोली। वो समझ गया, ये झुंड सिर्फ एक ट्रैप है, किसी सीक्रेट चीज को छिपा रहा है। उसने एंड्रिया से कहा, स्टूडेंट्स को लेकर पीछे हटो, और खुद ब्लड लाइट शैडो का इस्तेमाल कर झील की गहराई में उतर गया। वहां उसने देखा, मेलिसा स्वार्म तो बस जीवन शक्ति चुराने का उपकरण था। असल लक्ष्य था एक मेज नेम्ड मेलिसा को रिजरेक्ट करना। गहराई में उसे ब्लैक मैजिक फॉर्मेशन मिला। एस ने दांत भींचते हुए कहा, जो दूसरों की लाइफ फोर्स चुराकर खुद की उम्र बढ़ाए, वो जीने लायक नहीं। उसने वो डार्क स्पेल तोड़ दिया, और उसी क्षण स्टूडेंट्स की मैजिक भी लौट आई। साथ ही झील में एक नया पोर्टल चमक उठा, द सीक्रेट रेल्म डोर। एस हैरान रह गया, ये अनजाने में ही खुल गया। दूसरी ओर ओलिवर खड़ा सोच रहा था, जो कुछ भी इस सीक्रेट रेल्म में हुआ, वो बाहर नहीं जाना चाहिए। अगर ये बात फैल गई तो हिज रॉयल हाइनेस का एकेडमी टेक ओवर प्लान बर्बाद हो जाएगा, और मैं एकेडमी में अपनी जगह खो दूंगा। ओलिवर खुद से सोच रहा था, श्योरली नॉट एवरीथिंग इज गोइंग टू डेवलप इन द वर्स्ट डायरेक्शन। लेकिन तभी सीक्रेट रेल्म डोर तय समय से पहले खुल गया। इसका मतलब था कोई जिंदा बच गया है। अब ओलिवर को किसी भी गलती से बचने के लिए पूरी ताकत लगानी होगी। दूसरी ओर स्टूडेंट्स खुश थे, दरवाजा खुल रहा था। बस थोड़ा और हम इस घटिया जगह से बाहर होंगे। लेकिन एंड्रिया दौड़ पड़ी, सीधा एस की ओर। उसे यकीन करना था कि वो ठीक है। एस मुस्कुराया, मैं भी तुम सब जैसा ही हूँ। मेरी स्टैमिना और माना पूरी तरह रिकवर हो गई है। और हाँ, मैंने झील के नीचे 2 चीजें पाई। उसने एक क्रिस्टल बॉटल दिखाई, जिसके अंदर वही अजीब जहर की खुशबू थी जो मॉन्स्टर के शरीरों में थी। एंड्रिया ने कहा, ये बॉटल बहुत रेयर है, मैं अपने टीचर को दिखाऊंगी, शायद कुछ क्लू मिले। विलियम ने उसका आकार देखकर अनुमान लगाया, ये तो उस 5 हेडेड ड्रैगन का डिजास्टर ग्रेड मैजिक क्रिस्टल होना चाहिए। विलियम ने अफसोस से कहा, काश पहले वाले मैजिक क्रिस्टल्स यूज न किए गए होते। अब यहाँ ज्यादा देर रहना खतरनाक है। ये पॉइजन मिस्ट बढ़ती जा रही है। तभी कूपर फैमिली के बच्चे अपने पास इकट्ठे किए हुए क्रिस्टल्स एस को दे देते हैं, ताकि वो मिशन पूरा कर सके। पहली बार एस को सबकी स्वीकृति मिलती है। लेकिन दूसरी ओर ओलिवर के मन में हलचल थी। जो कुछ भी सीक्रेट रेल्म में हुआ, वो बाहर नहीं जाना चाहिए, वरना हिज रॉयल हाइनेस का एकेडमी टेक ओवर प्लान बर्बाद हो जाएगा। ओलिवर ने खुद से कहा, क्या हालात हमेशा बदतर ही होंगे? दरवाजा पहले खुल गया तो क्या, जो भी बचा है उसे अब मैं ही रोकूंगा। गुस्से में वह कॉर्नर से बाहर निकला, चिल्लाते हुए, तुम लोग चुपचाप यहाँ मर क्यों नहीं जाते? और उसी पल उसने एस पर हमला कर दिया। लेकिन एस पहले से सतर्क था। उसने तुरंत ब्लड लाइट स्टीलिंग शैडो स्किल एक्टिवेट की और वॉर को रोक लिया। ग्लोरिया और एंड्रिया स्तब्ध रह गईं। उन्होंने सोचा भी नहीं था कि ओलिवर ऐसा हमला करेगा। ओलिवर नहीं रुका। एस ने पलटवार किया। उसकी आंखों में ठंडक थी। मैंने तुम्हारी मौत देखी है, मरने वाला मैं नहीं, तुम हो। तभी जॉर्ज ने बीच में आकर चिल्लाया, रुको ओलिवर, तुम्हें पता भी है तुम क्या कर रहे हो? ओलिवर गरजा, मैं उस दुष्ट को मार रहा हूँ जिसने सीक्रेट रेल्म को जड़ से भरा। ये सुनकर सब सन्न रह गए। क्या हम सच में पॉइजन्ड हैं? सच्चाई जानने के लिए गेटोज ने एक मैजिक स्क्रोल खोला, जो जहर की सेंट पहचान सकता था। अगर दोषी उनमें से कोई हुआ तो स्क्रोल तुरंत उसे पकड़ लेगा। सबकी नजरें एस पर टिकीं। क्या उसने सच में पॉइजन फैलाया? कुछ सोचने लगे, शायद उसने कोई टैबू सब्सटेंस यूज किया मिशन पूरा करने के लिए, और साथ ही मौका पाकर हमें बचा भी लिया। क्या वो अपनी रेपुटेशन पलटने की कोशिश कर रहा है? जॉर्ज हल्के से हंसा, तुम सब फूल्स हो, हमेशा की तरह पपेट्स जिनकी डोर दूसरों के हाथों में है। फिर उसने व्यंग्य से कहा, तो एस, तुम्हारे पास कहने को कुछ है? एस ने शांत स्वर में जवाब दिया, किसी को फंसाना आसान है, बस एक प्रीटेक्स्ट चाहिए। और तभी उसने जॉर्ज को पकड़ लिया। जॉर्ज चौंक गया, इतनी स्पीड, क्या ये सोर्ड सेंट की असली शक्ति है? उसके शरीर से ताकत जैसे गायब हो गई थी। जॉर्ज ने ताने से कहा, आर्टिकल 367 ऑफ द एकेडमी रूल्स के मुताबिक कोई भी फैकल्टी मेंबर किसी अटैकर को वहीं मार सकता है। उसने अपना स्टाफ उठाया और कहा, क्रिस का डिसाइपल, अपना अंत स्वीकार करो। लेकिन तभी दरवाजा खुला और हेडमास्टर अंदर आया। रुको जॉर्ज, अभी नहीं। जॉर्ज ने पलटकर एस की बोतल दिखाई। सर, ये हमने एस की पोजेशन से पाई, उसी मैजिक स्क्रोल से जो आपने मुझे दी थी। हेडमास्टर ने उन्नत अप्रेजल टेक्निक का इस्तेमाल किया और हैरान रह गया। ये तो रॉयल फैमिली द्वारा इस्तेमाल किया गया सीक्रेट पॉइजन है, जो ब्लड मेजेस को निशाना बनाने के लिए बनाया गया था। उसने धीमे से कहा, क्रिस सच में बहुत ट्रबल पैदा करता है। फिर जॉर्ज से कहा, लेकिन ये सब कुछ साबित नहीं करता। इन्हें अभी डंजन में बंद करो और जांच धीरे धीरे शुरू होगी। हेडमास्टर ने ऐसा इसलिए किया क्योंकि वो जानता था अब सॉल पर लगातार मर्डरस इंटेंट के हमले होंगे, इसलिए बेहतर था कि पहले उसे इम्प्रिजन किया जाए। कोने में खड़े लोग उलझन में थे। क्या एस ने सच में पॉइजन यूज किया था?
कुछ बोले? हाँ, प्रोफेसर जॉर्ज ने हेडमास्टर का मैजिक स्क्रोल यूज किया था, सबूत मिला। जबकि दूसरे बोले, लेकिन क्रिस ने तो मना किया और हेडमास्टर ने तुरंत सजा भी नहीं दी। कुछ को शक था कि ओलिवर ने एस को फंसाया है। सबने देखा था उसने सीक्रेट रेल्म में सबकी सेफ्टी को कैसे नजरअंदाज किया था। बाद में एकेडमी डंजन में एस लकड़ी की तख्त पर लेटा था, बगल में क्रिस बैठा था। उसने बताया, ये पॉइजन रॉयल फैमिली द्वारा ब्लड मेजेस को खत्म करने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। मेरी जांच के मुताबिक ये दूसरे प्रिंस सैंड्रू से आया है। ये सुनकर एस गुस्से में उठा, मगर क्रिस खड़ा हुआ और जाते जाते बोला, यहाँ रहकर सोचो, दुनिया में दुश्मनों की कोई कमी नहीं है। उसके कदमों की गूंज सेल में फैल गई। दूसरी तरफ ओलिवर हंसा, कितना मूर्ख है एस। प्रोफेसर क्रिस रॉयल फैमिली की रक्षा करता है और ये उसी के सामने कह आया कि वो प्रिंस को मार देगा। ओलिवर को विश्वास नहीं हुआ कि क्रिस अब भी एस का समर्थन करेगा, मगर उसके लिए यह सम्मान की बात थी कि वह हिज हाइनेस के लिए अपनी ताकत अर्पित कर रहा है। एस ने उसे घूर कर पूछा, क्या कभी सोचा है ओलिवर कि ये सब वाकई वर्थ है? एस की आवाज शांत थी, मगर शब्द चुभ रहे थे। तेरी टैलेंट और मेहनत बस उन लोगों की चाहतें पूरी करने के लिए जो खुद किसी काम के नहीं। क्या तूने कभी महसूस किया कि तू भी बस एक पॉन है जिसे कभी भी फेंका जा सकता है? क्या तेरे पास कुछ और नहीं, कोई फैमिली, कोई रीजन टू केयर? फिर एस बोला, अगर तू हेडमास्टर एल्बस को सीक्रेट रेल्म की सच्चाई बता दे तो मैं वादा करता हूँ मैं तुझे प्रिंस के नियंत्रण से आजाद कर दूंगा। ओलिवर गर्जा, चुप रहो, मैं अपने परिवार से गद्दारी नहीं करूंगा। तभी एक आदमी जेल के गेट से वाइन अंदर सरकाता है। हिज हाइनेस ने तुम्हारे और एस के बीच बीस्ट फाइटिंग अरीना में ड्यूल तय किया है। ये प्रेशियस वाइन ऑफ लाइफ तुम्हें अंतिम गौरव देगा। ओलिवर ने सिर झुकाकर कहा, हिज हाइनेस के आदेश मेरे लिए सब कुछ है, चाहे मैं मर जाऊं। आदमी मुस्कुराया, तुम्हारी वफादारी स्वीकार है, लेकिन भीतर सवाल गूंजा, मौत के बाद वाला गौरव किस काम का? एम्पायर्स बीस्ट फाइटिंग अरीना अब चमक रहा था। दर्शक उन्माद में चिल्ला रहे थे, आज रात एंशिएंट रूल के तहत ड्यूअल होगा। दो योद्धा एक जादुई बीस्ट के हमले के बीच लड़ेंगे। जो आखिर में जिंदा बचेगा उसे प्रिंस सैंड्रू से इनाम मिलेगा। बीस्ट की गर्जना के साथ ड्यूअल शुरू हुआ। ओलिवर ने आत्मविश्वास से एस पर तलवार चलाई। उसे लगा वो अब एस की ब्लड मैजिक सोर्ड टेक्निक समझ गया है। बस प्रभाव क्षेत्र बढ़ा दो और उसके ब्लड लाइट ट्रिक्स बेकार हो जाएंगे, उसने सोचा। मगर एस की तलवार बिजली सी चमकी। उसने ओलिवर को बड़ी आसानी से पीछे धकेल दिया। 4 साल का लड़का, एस रैंक सोर्ड टैलेंट, जिसे हराना लगभग असंभव था। प्रिंस सैंड्रू ने माथे पर बल डाले कहा, ओलिवर पोशन क्यों नहीं पी रहा? ग्रेस को लाओ, उसकी माँ को। गार्ड्स उसकी माँ ग्रेस, जो प्रिंस की कुक थी, इसको खींच लाए। ओलिवर पीछे मुड़ा और उसे देखा। माँ का चेहरा कांप रहा था। उसके दिल में डर बैठ गया, अगर मैं हारा तो माँ मर जाएगी। उसने बिना हिचकिचाए पोशन पी लिया और एस की ओर दौड़ा। मेरी माँ के लिए हार जाना। एस कुछ समझ पाता उससे पहले ओलिवर ने उसे हवा में उछाल दिया। उसकी आंखों में आखिरी चमक थी, मेरी मौत ही प्रिंस के क्रोध को शांत करेगी। ओलिवर दौड़ पड़ा, सीधे मैजिकल बीस्ट की ओर। उसकी सोच साफ थी, मेरी मौत ही प्रायश्चित है और शायद एस मेरी माँ को बचा ले। बीस्ट की लपटों के बीच उसका शरीर जलने लगा। उसने अंतिम सांस में कहा, एस मेरी माँ का ख्याल रखना। तभी अंडरवर्ल्ड वाइन कोर उसकी छाती में धंस गया, मगर एस की आंखें ठंडी थीं। अपने परिवार का ख्याल खुद रखो ओलिवर। और तलवार ने उसकी किस्मत तय कर दी। वो जिंदा बच गया ताकि वो अपनी बदला धीरे धीरे चुका सके। और तभी एस अपनी तलवार ओलिवर की ओर बढ़ाता है, लेकिन इस बार हत्या के लिए नहीं, बल्कि उसे बचाने के लिए। वो अपने ब्लड मैनिपुलेशन फ्लैश रीबर्थ स्किल को सक्रिय करता है। अंडरवर्ल्ड वाइन का खून, वाइन ऑफ लाइफ, पोषण के घातक प्रभाव को निष्क्रिय कर देता है। जैसे ही प्रक्रिया शुरू होती है, ओलिवर का शरीर धीरे धीरे स्थिर होने लगता है। एस उसके पास झुककर कहता है, शांत रहो, अब बस रिकवर करने पर ध्यान दो। मास्टर क्रिस बाद में आकर तुम्हारा ध्यान रखेंगे। कुछ देर बाद सैंड्रू खुद एस से मिलने आता है। उसके पीछे उसका बॉडीगार्ड खड़ा है और उसके सामने जमीन पर घुटनों के बल बैठी है ग्रेस, ओलिवर की माँ। सैंड्रू मुस्कुराता है, कहता है, मुझे उम्मीद नहीं थी कि ब्लड मैजिक इतनी शक्तिशाली होगी। एक ही बार में डिजास्टर ग्रेड मैजिकल बीस्ट और आधे सोर्ड सेंट को हराना अद्भुत। फिर वो अपनी उंगली घुमाता है, अब बोलो एस, बताओ तुम्हारा इनाम क्या चाहिए? एस कुछ पल चुप रहता है, फिर अपनी नजर ग्रेस पर टिकाता है और ठंडे स्वर में कहता है, मैं उसे चाहता हूँ। सैंड्रू चौंक जाता है, उससे? क्या तुम ओलिवर से बदला लेना चाहते हो? फिर मुस्कुराता है, तुम सच्चे ब्लड मेज हो। लालच, रक्त पिपासा और विनाश का जज्बा तुम्हारी हड्डियों में है। मेरे साथ आओ एस, मेरे हाथ की नई तलवार बनो। एस आगे बढ़ता है, उसकी आंखें सैंड्रू पर टिक जाती हैं। क्या तुम हमेशा इतने अस्थिर रहते हो अपने लोगों के प्रति? ओलिवर ने तुम्हारे आदेशों का पालन किया और जैसे ही वो मरा, उसकी माँ की सुरक्षा भी छिन गई। सैंड्रू ठंडे स्वर में कहता है, ब्लड मेजेस इस दुनिया में तिरस्कृत हैं, सिर्फ शक्तिशाली ही तुम्हारी रक्षा कर सकते हैं। अगर तुम मेरा आदेश नहीं मानोगे तो मैं तुम्हें एकेडमी से निष्कासित करवा दूंगा। तुम पर सीक्रेट रियल्म घटना का मास्टरमाइंड होने का आरोप लगेगा। बॉडीगार्ड एस की चुप्पी देखकर हमला करता है, पर एस एक ही वार में उसका अटैक मोड़ देता है।
तभी ओलिवर और क्रिस वहां पहुंचते हैं। ग्रेस दौड़कर अपने बेटे को गले लगा लेती है। सैनिक ओलिवर को देखकर चिल्लाते हैं, अस्सासिन, मार डालो इसे। पर एस तुरंत अपनी तलवार सैंड्रू की गर्दन पर रख देता है। एक कदम भी आगे बढ़े तो उसका सिर गिर जाएगा। सैंड्रू शांत खड़ा रहता है, फिर क्रिस की ओर मुड़ता है। कैप्टन, तुमने अभी तक हत्यारे को नहीं मारा, क्या तुम भी गद्दार हो गए हो? क्रिस गंभीर स्वर में कहता है, मैं सिर्फ हिज मैजेस्टी का वफादार हूँ। वो 3 पोषण निकालता है। ये 3 पोषण मेलिसा के डेंस फॉरेस्ट में मिले हैं और ये ओलिवर से जुड़े हैं। रॉयल गार्ड्स के कैप्टन के रूप में मेरा कर्तव्य है इनकी जांच करना। वो आगे कहता है, अगर उस समय मैंने एंजेला को नहीं बचाया होता तो शायद मैं भी प्रिंस सैंड्रू की तरह किसी के नियंत्रण में होता। सैंड्रू के माथे पर पसीना आता है। उसे पता है कि अगर जांच आगे बढ़ी तो सच्चाई सामने आने पर उसे हिज मैजेस्टी द्वारा कैद कर लिया जाएगा और स्टूडेंट एक्सचेंज कॉन्फ्रेंस आने ही वाला है। अगर वो इस समय जेल गया तो उसका एल्डर ब्रदर उसकी सारी जिम्मेदारियां ले लेगा। इसलिए वो झूठ बोलता है। ये पोषण पहले मरिन को दिए गए थे। ओलिवर तक कैसे पहुंचे मुझे नहीं पता। क्रिस समझ जाता है कि सैंड्रू ओलिवर और मोरैन पर सारा इल्जाम डालना चाहता है। सैंड्रू दिखावे में कहता है, मैं मोरैन को सजा दूंगा, सर क्रिस को स्पष्टीकरण मिलेगा। एस ठंडे स्वर में कहता है, तो फिर मोरैन को बुलाओ, उसकी आंखें जल रही हैं। वो असली मास्टरमाइंड है। सिर्फ इसलिए कि वो प्रिंस है सब उसकी चापलूसी करते हैं, लेकिन अगर मैंने उसे नुकसान पहुंचाया तो क्रिस भी मुश्किल में पड़ जाएगा। इसलिए पहले उसे खत्म करूंगा, फिर उसके पर काट दूंगा। कुछ देर बाद मोरैन आता है, पर जैसे ही एस उस पर हमला करने वाला होता है एक और व्यक्ति आगे आता है, एलन। वो कहता है, मैं सोच ही रहा था कौन इतना दुस्साहसी है कि शाही परिवार के सामने हत्या करने आया, और ये तो तुम निकले। एलन मुस्कुराता है और कहता है, साम्राज्य के पवित्र नियमों के अनुसार मोरैन एक बैरन है। अगर उसने तुम्हें मार भी दिया होता तो बस कूपर परिवार से माफी मांगनी पड़ती और थोड़ी सी गोल्ड कॉम्पेंसेशन देनी होती। वो ठहरता है, पर अफसोस तुम मरे नहीं एस। मोरन ने एम्पायर के किसी भी रूल का उल्लंघन नहीं किया था, इसलिए उसे दोषी नहीं ठहराया जा सकता। फिर वो सैंड्रू से मिलता है जो एस की तरफ से माफी मांगता है। सैंड्रू मुस्कुराते हुए कहता है, अपने हंटिंग डॉग को केज में ही रखो एलन, वरना बाहर निकलकर सबको काट डालेगा। एलन मुड़कर एस की तरफ देखता है और ताने भरे लहजे में कहता है, तो क्या तैयार हो वापस केज में जाने के लिए मेरे हाथों? क्रिस हैरान रह जाता है, क्योंकि जब कूपर परिवार का वो बदतमीज लड़का एस को सबके सामने अपमानित कर रहा था तब एस ने उसे नजरअंदाज कर दिया था। एस जानता है कि गुस्सा करने का कोई फायदा नहीं। उसने पहले भी एलन को कई बार हरा दिया है, लेकिन अब बात शैडो ओथ की है। जब तक एस जिंदा है कूपर परिवार की छाया उसके साथ बंधी रहेगी। परिवार की मेट्रियार्क इतना रिस्क नहीं लेगी कि एलन को यहाँ मौत से मिलने भेज दे। शायद हेरा भी साथ आई हो। आखिर दूसरा प्रिंस खुद नए स्टूडेंट एक्सचेंज सेरेमोनी की देखरेख कर रहा है, और अगर वो अपना फैक्शन बनाना चाहता है तो 7 महान वंशों को बुलाना ही पड़ेगा। अचानक 2 गार्ड्स पीछे से आते हैं, एस पर हमला करने की कोशिश करते हुए, और क्रिस से कहते हैं कि वो एस की बातों में न आए। लेकिन एस पलटवार करता है, उन दोनों को हवा में उछाल कर जमीन पर पटक देता है। वो ठंडे स्वर में कहता है, इस सेरेमोनी में मुझसे लड़ने के लिए कई एस रैंक टैलेंट्स इंतजार कर रहे हैं। मुझे समय नहीं है तुम सबके साथ बेवकूफी करने का। क्रिस हंस पड़ता है, लगता है तुम थोड़े मैच्योर हो गए हो। फिर वो बताता है कि हेडमास्टर एल्बस उनसे मिलने को तैयार हैं। क्रिस कहता है कि एल्बस को फर्स्ट ब्लड मैजिक सोर्ड सेंट की इनहेरिटेंस में बहुत दिलचस्पी है, शायद वो एस को कुछ नया सिखा सकें। इंपीरियल एकेडमी के विशाल ट्रेनिंग ग्राउंड पर एल्बस एस से कहता है, अपना सबसे ताकतवर मूव इस्तेमाल करो, लेकिन एस झिझकते हुए मना कर देता है। एल्बस जोर से हंसता है, अच्छा है, तुम बुजुर्गों की इज्जत करना जानते हो। फिर वो खुद पहला हमला करता है। एस चौंक जाता है। एल्बस बिना इनकैंटेशन के मैजिक चला रहा है। एस बच तो जाता है क्योंकि उसके पास ब्लड मैजिक की प्रोटेक्टिव लेयर है, मगर वो ताकत किसी सोर्ड सेंट की फुल पावर स्लैश जैसी है। अब एल्बस एक ट्रेनिंग मैजिक पपेट समन करता है और कहता है, मैं अब अपनी चरम शक्ति पर नहीं हूँ, पर एक गोल्ड सोर्ड मास्टर से निपटने लायक तो हूँ ही। अब तुम पूरी ताकत से वार करो। एस मुस्कुराते हुए कहता है, तो फिर मुझे अपने स्किल्स दिखाइए हेडमास्टर। वह अपनी सोर्ड्समैनशिप इनहेरिटेंस की चौथी टेक्निक ब्लड स्टॉर्म ऑफ कार्नेज का इस्तेमाल करता है। एल्बस उसकी चाल देखकर कहता है, बहुत फ्लैशी है, पर असर उम्मीद से कम, दिखावा ज्यादा, उपयोगिता कम, जरा ध्यान केंद्रित करो। एस उसकी बात मानता है और ब्लड फ्लेम स्किल सक्रिय करता है, जिससे वो अपनी खुद की ब्लड एनर्जी जलाकर डैमेज बढ़ाता है। एल्बस चेतावनी देता है, ये तरीका खतरनाक है, इससे ब्लड डीमन पपेट और ताकतवर होगा। फिर भी एस जिद में एडवांस्ड ब्लड सोर्ड टेक्निक एक्टिवेट कर देता है, जिससे उसका खून तेजी से घटने लगता है। उसकी एनर्जी डिप्लीशन के साथ ही बैकलैश शुरू होता है। पपेट अब पूरी तरह बेकाबू है।
वो एस को पकड़ लेता है और एल्बस से चिल्लाकर कहता है, मुझे जाने दो, मैं सबको मार दूंगा। क्रिस डर कर चिल्लाता है, ऐसे नहीं चलेगा, एस अब और नहीं झेल पाएगा। लेकिन एल्बस शांत रहता है, घबराओ मत, उसे बचाने के लिए मुझे इसे अस्थायी रूप से सील करना होगा। वो फिर एस की तरफ मुड़कर कहता है, जब तक तुम ब्लड डीमन पपेट को कंट्रोल नहीं कर लेते, तुम्हें ब्लड मैजिक इस्तेमाल करने की इजाजत नहीं है। एस सन्न रह जाता है। स्टूडेंट एक्सचेंज सेरेमोनी शुरू होने वाली है और वो अपने सबसे परिचित टेक्निक का इस्तेमाल नहीं कर सकता। क्रिस समझाता है, इसीलिए तुम्हें इसे जल्दी मास्टर करना होगा। ब्लड मैजिक का असली सार है खून को कंट्रोल करना। एल्बस सोचता है, अगर ये बच्चा अपनी शक्ति पर नियंत्रण न कर सका तो यह आपदा बन जाएगा। पर सवाल उठता है, पहले और दूसरे कूपर द्वारा चलाई गई वे इनविंसिबल आर्मीज जो अजेय थीं, एक ही रात में कैसे नष्ट हो गईं? आखिर उस रात हुआ क्या था? एस सोचता है, क्या एम्पायर की वो रहस्यमयी रात ब्लड मैजिक टेक्निक के होने से हुई थी? लेकिन एम्पायर के इतिहास में ऐसा कोई रिकॉर्ड नहीं है। तभी एल्बस उसकी सोच तोड़ता है, एस, अगर तुम्हें सच में उन लोगों की रक्षा करनी है जो तुम्हारे लिए मायने रखते हैं, तो ब्लड मैजिक सोर्ड टेक्निक्स को पूरी तरह मास्टर करना ही होगा। ये सुनकर एस और क्रिस तय करते हैं कि अब वे स्पेशल ट्रेनिंग के लिए रवाना होंगे, और जितने कम लोग इस ट्रेनिंग के बारे में जाने उतना बेहतर। रास्ते में चलते हुए क्रिस को एक संदिग्ध पक्षी दिखाई देता है, लेकिन वो सोचता है कि जंगल बड़ा है तो अजीब पक्षी तो दिखेंगे ही, और उसे नजरअंदाज कर देता है। मगर सच ये है, वो पक्षी असल में फॉरेस्ट फैमिली की एस रैंक प्रोडिजी है, जो 7 महान कुलों में से एक है। उसे दूसरे प्रिंस ने भेजा है ताकि वो सुनिश्चित करे कि एस ब्लड डीमन सोर्ड टेक्निक्स का इस्तेमाल न करे। वो सोचती है, अगर एस खुद को ऐसे बांध लेगा तो उसे आने वाले फ्रेशमैन एक्सचेंज सेरेमोनी में हराना आसान होगा। आखिरकार इंपीरियल एकेडमी का सालाना न्यू स्टूडेंट एक्सचेंज सेरेमोनी शुरू होता है। ये सेंट गॉर्डन का सबसे बड़ा आयोजन है। सीटें पूरी तरह भरी हैं। दर्शक न केवल नए छात्रों की एबिलिटीज देखने आए हैं, बल्कि वहां लेजेंडरी ड्यूक फैमिलीज के मुखिया, रॉयल हाइनेस, सेकंड प्रिंस एंड्रू और इंपीरियल एकेडमी के श्रेष्ठ टीचर्स और स्टूडेंट्स भी मौजूद हैं। इस समारोह के विजेता को मिलेगा इंपीरियल एकेडमी में विशेष मार्गदर्शन और सेकंड प्रिंस की प्रशंसा के साथ एक इच्छा पूरी करने का अवसर। समझ जाता है कि सेकंड प्रिंस का मकसद साफ है, वो अपने फैक्शन के लिए प्रतिभाशाली लोगों को भर्ती करना चाहता है, लेकिन यह इच्छा उसके लिए वरदान साबित हो सकती है। अगर वो जीत गया तो कूपर परिवार का पतन तेजी से होगा। सेरेमोनी 2 भागों में बंटी है, प्रिलिमिनरीज और एलिमिनेशन मैचेस। प्रिलिमिनरीज से जो 8 छात्र क्वालिफिकेशन पाएंगे वही 1v1 एलिमिनेशन राउंड में प्रवेश करेंगे। नियम पुराने हैं, जो भी हाइड्रा का सिर काटकर अरीना से बाहर लाएगा वही आगे बढ़ेगा। कंपटीशन शुरू होते ही फॉरेस्ट फैमिली की एस रैंक प्रोडिजी ने हाइड्रा का एक सिर काट दिया। उसने मैजिक एरो और रेवन ट्रांसफॉर्मेशन दोनों में कम उम्र में मास्टरी पाली थी, लेकिन जैसे ही वो दोबारा हमला करने जाती है, ड्राना फैमिली का थॉर हंसते हुए उस पर वार करता है। धन्यवाद, तुम्हारी वजह से मैं क्वालिफाइड हो गया। एस दूर से देखता है और मुस्कुराता है। दिलचस्प, जंगल का राजा या तूफान का राजा, कौन जीतेगा? मुकाबला शुरू होता है और थॉर मात्र एक हल्के मूव से जीत जाता है। थॉर की रक्षा इतनी मजबूत है कि दर्शक अविश्वास में पड़ जाते हैं। कहा जाता है, ड्राना फैमिली का हर सदस्य राक्षसी डिफेंस रखता है। लोग फुसफुसाते हैं, ये तो उस 5 सिर वाले ड्रैगन से भी खतरनाक है। सौभाग्य से अरीना पर सील लगी है, वरना सब खत्म हो जाता। तभी आइजैक फैमिली की टीम आती है। कभी राजा का दायां हाथ मानी जाने वाली यह फैमिली घोषणा करती है, उत्तर के बारबेरियंस को हमारे वॉरियर्स को नीचा नहीं दिखाने देंगे। मगर इस सब में हाइड्रा बेकाबू हो जाती है और सभी को अब बचाव करना पड़ता है। जब एंड्रिया पर हाइड्रा हमला करती है, एस आगे बढ़कर उसकी रक्षा करता है। एंड्रिया चौंक जाती है। एस की सोर्ड एनर्जी इतनी घातक है कि वो मैजिकल बीस्ट को भी काट सकती है। इसी बीच विलियम भी हाइड्रा का एक सिर हासिल कर लेता है। अब बस एस को एक और सिर चाहिए ताकि उनकी टीम क्वालिफाई कर सके। एस नोटिस करता है कि हाइड्रा पर इस हद तक सप्रेशन दुर्लभ है। वो तय करता है कि सिर के साथ वो कुछ और भी हासिल करेगा। वो एंड्रिया से कहता है, तुम सब पीछे हटो, ये मेरे ट्रेनिंग के लिए सही मौका है। भले ही वो ब्लड मैजिक नहीं इस्तेमाल कर सकता, मगर उसका शरीर अब इतना मजबूत हो चुका है कि हाइड्रा के हमलों को झेल सकता है। जब हाइड्रा अपनी ब्लेज मैजिक अटैक करती है, एस चालाकी से उसके एक सिर को पकड़कर दूसरे सिर की दिशा में मोड़ देता है। हाइड्रा का हमला खुद पर ही पड़ता है। उसका सेल्फ रिजेनरेटिंग शील्ड अब उसकी ही ताकत से टूट चुका है। नियम के मुताबिक जब हाइड्रा के 8 सिर काट दिए जाते हैं तो वह अपनी सेंटर हेड की एनर्जी खींचकर बाकियों को पुनर्जीवित करती है, और उसी पल उसकी कमजोरी शुरू होती है। इस वक्त एस को बस अपनी तलवार चलानी है, हाइड्रा को चीर देना है। अगर वो क्रिस द्वारा सिखाई गई ब्लड मैजिक रेजोनेंस का इस्तेमाल करे तो वो हाइड्रा की रैपिड रिजेनरेशन एबिलिटी हासिल कर सकता है। लेकिन उसकी योजना बिगड़ जाती है जब वो सबसे कठिन सिर को चुनौती देता है और उसी के जाल में फंस जाता है। तभी एलन हंसते हुए उसे ताना देता है, घुटनों पर गिर जा, मुझसे भीख मांग ले, शायद तब तुझे ये मौका दे दूं। एस हल्की मुस्कान के साथ जवाब देता है, मैं कभी नहीं।
एलन ठंडे स्वर में कहता है, अगर तुझे आगे बढ़ने की परवाह नहीं तो अपने दोस्तों की तो कर जो हाइड्रा की रिजेनरेटिंग हेड्स में फंसे हैं। सैंड्रयू दूर बैठा मुस्कुरा रहा है, देखता है कि हाइड्रा की सील टूट चुकी है। वो सोचता है, क्या कूपर परिवार का ये लड़का सच में मौत को बुला रहा है? वो चाहता है कि इस अरीना में कुछ खिलौने मर जाएं, तभी तो मजा आएगा। उधर एस संघर्ष में है। एलन कहता है, आज मैं तेरा हर ह्यूमिलिएशन लौटा दूंगा, अपने खून से तेरी शर्म धो दूंगा। एलन अपने साथ लाया है लाइसा को, सोना परिवार की सबसे भयंकर हंटिंग डॉग। वो ब्लैक मैजिक का इस्तेमाल करती है, जो बाइंड करती है, कमजोर करती है और जीवन शक्ति को खींच लेती है। उससे लड़ना मतलब खुद को निगलवाना। एलन की दखलंदाजी के कारण एस हाइड्रा का मुख्य सिर नहीं काट पाया और अब हाइड्रा पूरी तरह सील से मुक्त हो गई है। अब एस तय करता है कि लाइसा खुद हाइड्रा की शक्ति का स्वाद चखे, मगर एलन उसे मूर्ख कहता है। उसके बाल जलाने से कुछ नहीं होगा, वो हाइड्रा की फ्लेम सोख सकती है। हाइड्रा अब क्रोधित है और उसकी शक्ति लगातार बढ़ रही है। एलन उसे उकसा चुका है, लेकिन अब हमला करने का सही मौका फिसल रहा है। एस समझ जाता है कि उसे एलन से जल्दी निपटना होगा। वो सबको आदेश देता है, अरीना छोड़ दो और लाइसा को भी साथ ले जाओ। इस बीच अनाउंसर घोषणा करता है, 3rd प्लेस ग्लोरिया आइजैक क्वालिफाइड, 4th एंड्रिया, 5th नेमलेस नाइट, 6th विलियम। जब विलियम लाइसा को बाहर ले जा रहा होता है, वो उसके हाथ को काट रही होती है। विलियम उसे शांत करता है, अगर तुम अंदर रहोगी तो एस का बदला अधूरा रह जाएगा। उस घटिया इंसान के लिए अपनी जान मत गंवाओ। फिर अनाउंसर 7वें स्थान पर लाइसा का नाम घोषित करता है। विलियम मुस्कुराता है, यह क्वालिफिकेशन तुमने खुद हासिल की है, उम्मीद है अगले मुकाबले में मिलेंगे। उधर एलन का गुस्सा दोगुना हो जाता है, उसका डॉग ही उसे धोखा दे गया। एस हंसते हुए कहता है, अब कोई नहीं है जो तेरे लिए डैमेज झेले एलन, अब तू खुद मरेगा। एलन फिर भी आत्मविश्वास से कहता है, अंतिम विजेता मैं ही बनूंगा और तू हाइड्रा का खाना। लेकिन एस हंसता है, तलवार उठाता है और हाइड्रा पर सीधा वार करता है। धन्यवाद एलन, तेरे बिना मैं ये सिर इतनी आसानी से नहीं काट पाता। हाइड्रा अब कमजोर अवस्था में है और एस उसी क्षण एंशिएंट ब्लड मैजिक रिचुअल पूरा करता है, जैसा क्रिस ने बताया था। अपने खून को हाइड्रा के खून से मिलाकर वो रेजोनेंस पैदा करता है और उसी पल उसे हाइड्रा की एस रैंक एबिलिटी रैपिड रीजेनरेशन मिल जाती है। अब कोई भी फ्लैश डैमेज तुरंत हील हो जाता है और पेन के असर मिट जाते हैं। इंसान और मैजिकल बीस्ट के बीच यह ब्लड सिंक्रोनाइजेशन की उच्चतम अवस्था है। तभी एस एलन पर वार करता है, उसका हाथ काट देता है, लेकिन अब एलन उसे रिजनरेट नहीं कर सकता। उसी क्षण एस को हाइड्रा की ए रैंक एबिलिटी कोरोजन भी मिलती है, जो टारगेट की विटैलिटी को धीरे धीरे निगल जाती है। वो शांत स्वर में पूछता है, कैसा लग रहा है शैडो ओथ के मास्टर, वही दर्द जो तुम्हारी छायाएं झेलती हैं? एलन की आंखें चौड़ी हो जाती हैं। अब उसे समझ आता है कि एस अब तक कैसे जिंदा था, लेकिन वो जिद से कहता है, ये काम अब नहीं करेगा, मुझे जो भी डैमेज मिलेगा वो इन्फिनिट शैडोज में बढ़ जाएगा। एस सांस छोड़ते हुए कहता है, तू कुछ नहीं समझा एलन, जो शैडो डैमेज झेलता है वो किसी और शैडो को नहीं सौंप सकता। अब एस की रिजेनरेशन इतनी तीव्र है कि ये स्तर का हमला उसे छू भी नहीं सकता और वो बिना दर्द के आगे बढ़ता है। तलवार चमक उठती है। जब एस एलन पर हमला करता है, एलन गिरते हुए कांपता है, कृपया बस खत्म कर दो। लेकिन एस ठंडी मुस्कान के साथ कहता है, नहीं एलन, मौत तो दया है, मैं चाहता हूं कि तू जिए उसी गंदे और दर्दनाक जीवन के साथ। सारा एरिना उस वक्त खामोश था, सबके चेहरों पर बस एक ही डर था, अगली सफरिंग कब आएगी। तभी एस ने हवा में ऊंचा उठाया हाइड्रा का मेन हेड। भीड़ हैरान रह गई। अनाउंसर ने घोषणा की, 8th प्लेस सैल कूपर। लेकिन सब जानते थे किसी ने भी हाइड्रा को नहीं मारा था सिवाय उसके। सब समझ गए ये इंसान कुछ और ही स्तर का है। उसकी नजर अब थोरोडिन पर जाती है, वही योद्धा जिसकी डिफेंस एबिलिटीज लेजेंडरी हैं और जिसके पास है ड्रैगन टेमिंग का सीक्रेट टेक्निक। कल का दिन तय था, 1-on-1 एलिमिनेशन मैच। पहले मुकाबले में थोरन ड्रांका वर्स सैल कूपर। अगली सुबह ड्यूअल शुरू होता है। एस समझ चुका है इतने स्ट्रॉन्ग ओपोनेंट को पहले ही राउंड में लाना कोई कोइंसिडेंस नहीं, ये तो सेकंड प्रिंस की चाल है। थोरन गरजता हुआ अपनी एक्सेस लेकर उसकी ओर बढ़ता है। उसकी स्ट्राइक तेज और भारी, पर एस एजाइल है, वह डिफेंस कर लेता है। थोरन सोचता है एस डर गया, इसलिए सामने आने से बच रहा है, लेकिन अगले ही पल एस उसकी एक्स पर कूद जाता है, उसे जमीन में गाड़ देता है और मुस्कुराकर टॉन्ट करता है, कौन डर रहा है, वो जो दूर खड़ा है या मैं? थोरन का गुस्सा बढ़ जाता है। वो एस को पंच मारने की कोशिश करता है, मगर एस उसका फिस्ट पकड़ लेता है और कहता है, बॉडी बड़ी नहीं पर स्ट्रेंथ इंप्रेसिव है। थोरन समझ जाता है ये चाल थी। उसका गुस्सा दोगुना हो जाता है। अब वो अपने दोनों वेपन्स मिलाकर रिंग थॉर्न्स और कोरोजन के साथ कंबाइंड अटैक करता है, मगर एस की डिफेंस अटूट रहती है। थोरन उसके चेहरे को निशाना बनाता है, तभी एस ब्लड मैजिक रेजोनेंस स्किल से उसकी मूवमेंट्स रोक देता है। गुस्से में थोरन समन करता है,
थोर फिशा, अपनी आइस पावर्स और एजिलिटी के लिए मशहूर ड्रैगन। क्रिस तुरंत विरोध करता है। एलिमिनेशन मैच में समन्ड बीस्ट्स अलाउड नहीं, मगर अनाउंसर कहता है रूल्स आर रूल्स। ड्रैगन नाइट को एग्जेम्पशन है, अगर चाहो तो एस भी ड्रैगन बुला सकता है। अरीना में बर्फीली हवा चलती है जब फिशा अपना आइस ब्रेथ छोड़ती है। एस समझता है अगर ये लंबा चला तो हार तय है, उसे करीब जाना ही होगा। उधर सैंड्रू थोरन की तारीफ करता है और उसका पिता गर्व से कहता है वो ड्रंका परिवार का गर्व है जिसने ड्रैगन के साथ कॉन्ट्रैक्ट किया और हेवन अर्थ की शक्ति चैनल कर सकता है। थोरान अब अपनी स्ट्रॉन्गेस्ट ड्रैगन नाइट अटैक छोड़ता है। आसमान से लाइटनिंग बरसती है, स्मोक पूरे एरिया को ढक लेती है। सब मान लेते हैं कि एस मर गया। थोरान अहंकार से कहता है इतनी शक्तिशाली स्ट्राइक से मरना तुम्हारा सम्मान है, मगर धुएं में से आवाज आती है अभी खुश मत हो थोरोडन। एस के पीछे प्रकट होता है मैजिक ड्रैगन। एस रैंक स्किल, मैजिक इम्यूनिटी, वो सारी आइस, फायर, लाइटनिंग अब्सॉर्ब कर लेता है। सब सदमे में हैं। मैजिक ड्रैगन को तो एक्सटिंक्ट कहा गया था और ये इवॉल्व्ड फॉर्म है। थंडर फ्लेम एसएस रैंक स्पीसीज जो विंड, लाइटनिंग और फायर तीनों एलिमेंट्स यूज कर सकता है। एक ही वार में ड्रैगन थोरन को उड़ा देता है। भीड़ पागल हो उठती है। एस के चेहरे पर हल्की मुस्कान, तो ये है सनलाइट का एहसास, वो गौरव जो एक शैडो को कभी नहीं मिलता। तभी थोरन का पिता क्रोध से चिल्लाता है चोर, तूने ड्राना परिवार का खजाना चुरा लिया। वो एक्स फेंकता है लेकिन एस का मैजिक ड्रैगन उसे रोक देता है। एस अपने ड्रैगन पर बैठा ठंडे स्वर में कहता है आज मैं दिखाऊंगा असली हकीकत। इस दुनिया में असली ताकत उन्हीं की है जिनके पास हैं वेपन्स और वो कैवलरी जो उड़ सकती है।